उस दिन वो सुबह तैयार होके नीचे आई। उसे अस्तबल जाना था। उसे रेशम को बता दिया था ताकि वो सुबह गाड़ी का बंदोबस्त कर दे। तंग सफ़ेद जीन्स पे नीली शर्ट के ऊपर ओवरऑल पहने, गर्दन से स्टेथोस्कोप लटकाए, कलाई में घड़ी बांधे, वो अस्तबल जाने के लिए तैयार थी। हवेली में अजीब सी हलचल थी। औरतों के हाथ पैर इन कामों में जुटे हुए थे, जिनको देख के यकीन से कहा जा सकता था कि ज़रूर कुछ होने वाला है। सहन में रज़ाइयों, तलाइयों और चादरों चादरों का ढेर पड़ा था। राहदारियों में एजाज़ी अशिया को सजावट के लिए बाहर निकाला गया था। दीवारों की झाड़ पोंछ और फर्श की सफाई हो रही थी। कुछ चंचल लड़कियां मिलकर सहन में बेल बूटों की कटाई कर रही थीं। वो कदम कदम लेती सबको देख रही थी। आगे चल के उसे खवातीन का बड़ा गिरोह नजर आया, जो चीनी और कांच के बर्तनों को बड़े बड़े टबों में धो रही थी। उन्होंने आस्तीनें कोहनियों तक मोड़ रखी थी। मोटी चच्ची एक एक के पास जाके सब देख रही थी। आज हवेली में ज़रूरत से ज़्यादा हलचल थी, और इस हलचल में बेशुमार आवाज़ें गिटमिट हो रही थीं। गुल के अलावा कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ। वो उसके साथ सारी रात सोती रही, उसका ख्याल रखती रही, उसे तसल्ली देती रही। सुबह नाश्ता भी उसी ने कराया था, और अब जाने वो कहाँ चली गई थी। वो राहदारी में गैर दिलचस्पी से इधर-उधर टहल रही थी। उसके सर में दर्द हो रहा था। डॉक्टरनी? चलते-चलते वो आवाज़ पे रुक गई। उसने पलट के देखा। इब्राहिम भागता हुआ उसके पास आया। "वो गाज़ान भाई कह रहा है, वो तुमको अस्तबल ले जाएगा, तुम बाहर आ जाओ।" इब्राहिम ने कहा। "अच्छा।" उसने सर हिलाया। हवेली की इस सिमत जहाँ से मुनीब खान उसे लाया था, वहाँ गाड़ी के बोनट से टेक लगाए वो गाज़ान खड़ा था। काली पैंट पे सफ़ेद शर्ट पहने, आंखों पे गॉगल्स लगाए, फ़ोन पे झुक के जल्दी-जल्दी कुछ टाइप कर रहा था। बाल सिमटे हुए थे और कलाई में सफ़ेद डायल की घड़ी चमक रही थी। वो बैग घसीटती हुई आई तो बैग की आवाज़ पे उसने सर उठाया। अस्सलाम वालेकुम। उसने धीरे से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते-आते। हम काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो ताया जान से 10 कॉल्स भी सुन चुका हूँ। गाज़ान फ़ोन बंद करके खुशगवारियत से बोला। वो तकल्लुफ़ से मुस्कुराई। लाएँ इधर दें। गाज़ान ने उसका बैग उठाया और पीछे रख दिया। फिर घूम के अगली तरफ आया और उसके लिए दरवाज़ा खोला। बैठें, उसने जेंटलमैन की तरह कहा। वो आहिस्ता से चल के अंदर बैठ गई। गाज़ान ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट पे आगे स्टीयरिंग संभाल ली। मेरी ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको अस्तबल ही पहुँचाऊँ। वो मुस्कुराहट दबा के गाड़ी रिवर्स करता हुआ बोला। मैंने लंदन की गाड़ियाँ चलाई हैं, उनकी स्टीयरिंग बाईं तरफ होती है और यहाँ दाईं तरफ। पहले पहल मुझे चलाने में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने सीख ली। बकौल ताया जान के मर्द को ड्राइविंग, स्विमिंग, कुकिंग और शूटिंग आनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो उसकी जान बचाती हैं, हर बार, हर जगह। उसके चेहरे पे नरम मुस्कुराहट थी। इबादा खामोश थी। सर में टीस पे टीस उठ रही थी और शायद उसकी खामोशी गाज़ान ने भाँप ली थी। उसने गर्दन मोड़ के उसे देखा। वो शीशे के पार देख रही थी। चेहरा बुझा हुआ था। लगता है आप रात को सोई नहीं हैं, मैं समझ सकता हूँ। नई जगह पे में एडजस्ट होने में वक़्त लगता है। मैं भी लंदन से मैं प पहला 1 महीना नहीं सो पाया था। वहाँ का मौसम, माहौल, शोर और लोगों का तंग करना मुझे सोने नहीं देता था। मुझे लगता कि मेरे साथ अचानक कुछ हो ना जाए, लेकिन ये सब वक़्ती था। आहिस्ता-आहिस्ता मैं एडजस्ट हो गया। वो आहिस्ता से ऊंचाई से गाड़ी नीचे ले जा रहा था। उसके मजबूत हाथ स्टीयरिंग पर थे। वो अंगूठी वाली उंगली आदतन स्टीयरिंग पर टैप कर रहा था। इबादा का रद्द-ए-अमल ना पाकर उसने गुफ्तगू का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। आप बताएं, दिन कैसे गुजर रहे हैं? अच्छे, उसने तकल्लुफ से जवाब दिया। सिर्फ अच्छे? वो हजान शरारत से बोला। हम्म, गुजरने भी चाहिए। आखिर आप घर में जो कैद हैं, आप बाहर निकलेंगी, चित्राल एवं कैलाश को डिस्कवर करेंगी तो आपका मूड बदल जाएगा। वो दोस्ताना अंदाज में बोला। वैसे मैं आपको अभी चित्राल ले जाता, लेकिन मुझे वहाँ कुछ ज़रूरी काम है जो महज बूढ़े मर्दों के टोले के साथ है, जिनको लंबी, आहिस्ता और रुक रुक के गुफ्तगू के अलावा कोई काम नहीं होता। आप वहाँ बहुत बोर हो जाएंगी, इसलिए फिर कभी। इबादा ने सर घुमा के उसे देखा। आप चित्राल जाएंगे? क्या मतलब? वो चौंकी। चित्राल यानी चित्राल, गाजान मुस्कुराया। ये चित्राल नहीं है क्या? नहीं, ये अयून है। अयून वैली। ये चित्राल से 35 किलोमीटर दूर है। चित्राल वहाँ है जहाँ आपका जहाज़ लैंड हुआ था। वो दरिया के पार का इलाका है। पुल के इस तरफ अयोन है। ओह! उसे खुशगवार हैरत हुई थी। आप गालिबन कन्फ्यूज़ थी, है ना? मुझे लगा ये सब चित्राल है। चित्राल एक ज़िला है। अयोन, कैलाश, कालर, रंभोर, अवी, ये सब यहाँ के गाँव हैं। हर गाँव एक दूसरे से बढ़ के खूबसूरत है। मेरे ख्याल से आपको वक़्त निकाल के चित्राल को एक्सप्लोर करना चाहिए।
उसने मोड़ काटते हुए मुखलिसाना मशवरा दिया। उसने सर हिलाया। आज सूरज बादलों की ओट में छुप रहा था। कहीं कहीं तेज धूप थी तो कहीं कहीं छाया सी गिर रही थी। आसमान पे लातादाद बादल भेड़ों की ऊन की मानिंद छाए हुए थे। चित्राल पाकिस्तान के शुमाली इलाके में गिलगित के पड़ोस में वाक़ है, जहाँ हिंदुकुश का पहाड़ी सिलसिला है। चित्राल का मतलब होता है ज़मीन का टुकड़ा या पिरकता। खुवार ज़ुबान में कहते हैं। चित्राल से कई खूबसूरत गांव मंसूब हैं। अयोन ये सबसे हसीन गांव है। फिर कैलाश आता है। कैलाश नाम सुना हो तो होगा। कैलाशी लोगों के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं जिनको सुन के कोई भी अकल वाला आदमी यकीन नहीं करेगा, लेकिन वो सब सच हैं। वो हंस पड़ा। इबादा ने नोटिस किया वो काफी फ्रैंक था, खुल के बात करता था। उसकी आंखों में लड़की को देख के आने वाली चमक नहीं थी जो मर्दों में होती है। वहाँ एतमाद था और दोस्ताना खुशगवारियत थी। यहाँ के लोगों का लिबास, रहन सहन, तौर तरीके, रस्में रिवाज सब एक जैसा है। बोलियों में अलबत्ता फ़र्क है। आपको पता है बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शुमाली इलाका जात में सिर्फ पश्तो ही बोली जाती है, लेकिन ये सच नहीं है। यहाँ चित्राल में खुआर बोली जाती है। ये पहाड़ी लहजा है और पश्तो के मकामी लहजे से बहुत मुख्तलिफ है। ये हिंदू आर्याई ज़ुबान है। ये चित्राल के अलावा गिलगित के कुछ इलाकों, अपर सवात, मटलतान गाँव वगैरह में बोली जाती है। और उसे लगा कि वो सब पश्तो बोलते हैं। हक हाँ। मैं आपको यहाँ के कल्चर के बारे में बता देता हूँ ताकि आप लाहौर जाएं तो हमें अच्छी चीज़ों से याद करें। वो हंस के कहने लगा। इबादा को उसकी फितरत पसंद आई थी। कम अज़ कम इब्तिहाज के मुकाबले में वो काबिल कबूल शख्सियत रखता था। हम यहाँ कबीलों के तौर पर रहते हैं। कबीले को हम ख़ानदान कहते हैं। हम खोवारी हैं। इसके अलावा यहाँ शबगली, वखी, ताजर, गुज्जर, दमेली, पठान, अफ़गान और कालाशी भी हैं। ये छोटे-छोटे ख़ानदान थे, जिनके सरबराह मुख्तलिफ़ इलाकों से आके यहाँ आबाद हुए। सो ये उनके नाम से ही मशहूर हुए हैं। यहाँ का सबसे मज़बूत कबीला दमेली है, जो कि चित्राल से 20 मील की दूरी पर आरंदू के इलाके में फैला हुआ है। इसके 2 गिरोह बन गए हैं, शिनतारी और सवाती। शिनतारियों का कहना है कि वो यहाँ के ओरिजिन हैं, इस इलाके की पैदावार। लेकिन इस बात में कहाँ तक सच्चाई है मालूम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते थे। सिख भी एक बड़ी तादाद में मौजूद थे, इसलिए ये कंफर्म नहीं कि यहाँ का ओरिजिन कौन है। वो धीरे धीरे कह रहा था और वो दिलचस्पी से सुन रही थी। उसके पास अपने इलाके के बारे में काफ़ी मालूमात थी। बाबू सर टॉप पे हिंदुकुश की पहाड़ियों के दरमियान मौजूद शेंदूर हमारा कीमती सरमाया है। यहाँ यहाँ से असल पोलो की इब्तदा हुई थी। यू नो व्हाट, मैं जब लंदन में था तब वहाँ मेरे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो बाकायदा पोलो खेलते थे। वो बड़े फ़ख्र से कहते थे कि ये खेल उन्होंने ईजाद किया है। वो जब जब ऐसा के कुछ कहते मेरा खून खौलने लगा। पोलो की इब्तदा हमने की है, हम चित्रालियों ने। ये हमारी सरजमीन का खेल है। यहाँ के बच्चे बच्चे को आता है पोलो, और वो कह रहे थे उन्होंने बनाया है। मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। आप बता देते कि ये आप लोगों का खेल है। आपको क्या लगता है मैंने नहीं बताया होगा? अरे मैंने तो पूरी तारीख निकाल के दे दी थी, लेकिन वो लोग एशिया के लोगों का कम ही यकीन करते हैं, खास तौर पर बरे सगीर के लोगों का। इबादा हंसने लगी। गाड़ी दरिया के किनारे चल रही थी। दरिया के किनारे के तार में दरख्त उगे हुए थे जिनकी छाया पानी पर गिर रही थी। पानी के बहने की मध्यम आवाज आ रही थी। हवा से उसके बाल उड़ उड़ के कंधों पर लग रहे थे। आप शंदूर देखते हुए जाइएगा, हमारा सकाफती मेला है। गाज़ान ने बड़ी अपनायत से गुजारिश की। मैं कोशिश करूंगी, उसने हामी भरते हुए कहा। वेल, गुजारिश तो मैं एक और भी करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं अपने मियाँ मिट्ठू वाली बात ना हो जाए। वो हिचकिचाया। इबादा उसकी तरफ पलटी। शेंदूर के बाद मेरी पोशी है। दस्तार पोशी यहाँ की रस्म है जिसमें नया सरदार चुना जाता है। मैं चित्राल का नया सरदार बनने वाला हूँ। अगर आप वो तकरीब भी देखती जाएं तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। इबादा ने बगौर उसका चेहरा देखा। वहाँ अनजानी सी खुशी रकसान थी। मुबारक हो। थैंक्स यू। उसने ममनूनियत से सर को खम दिया। एक बात बताएं, इबादा ने शरारत से कहते हुए कोहनी शीशे में रखी और उसे देखने लगी। तुम चित्राली हर किसी से ऐसे ही पेश आते हो? ऐसे कैसे? ऐसे जैसे वो कोई बहुत पुराना अजीज हो जो किसी मेले में बिछड़ गया हो। मैंने कोई तकल्लुफ़ नहीं देखा अभी तक किसी के चेहरे पर। वेल, इसे आप हमारी सकाफत और विरासत दोनों कह सकती हैं, जो हमें हर किसी से यूं ही पेश आने पर मजबूर करती हैं। नाइस, अप्रिशिएटेड। वो मुतासिर हो गई थी। वो फार्म हाउस पहुंच गए थे। गाजान एक तरफ गाड़ी रोक दी और सीट बेल्ट खोलने लगा। वेल, मैं आपको बजाते खुद दिखा देता कि हम चित्राली किस कदर खुलूस और मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन बंदे के लिए सरदार ने शर्त ही इतनी जालिम रखी है कि उसे सर खुजाने की फुर्सत नहीं।
वो गाड़ी से बाहर निकलते हुए वाजिबी अफसोस से बोला, क्या मतलब शर्त रखी है? वो उलझन से पूछती बाहर आई। मतलब ये मोहतरमा कि यहाँ का कानून है। मौजूदा सरदार आने वाले सरदार के लिए सरदार पोशी से पहले कुछ शराइत रखता है। अगर वो सरदार शराइत पे पूरा उतरता है तो उसे सरदार बनाया जाता है। वो उसका भारी बैग नीचे उतारते हुए बोला, मेरी शर्त यह है कि मुझे शेंदूर के मेहमानों, हवेली के मसाइल और कुछ कबीलों के साथ नाराज़गी वगैरह चल रही है हमारी, उनको मनाना है और खेतों के मसले हल करने हैं जो जाने कब से हैं। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हूँ। वो शाने उचकाते हुए हंस दिया। शर्त पूरी करना लाज़मी है क्या? लाज़मी क्या होता है? अटल है पुलिस इराद की तरह। और अगर कोई शर्त पूरी ना कर सके तो? वो अपनी मालूमात में इज़ाफ़ा कर रही थी। उसे सरदारी नहीं मिलती, किसी और को सरदार बना दिया जाता है। ओह! ग़ज़ाल ने उसका बैग उठाया हुआ था, वो उसके साथ-साथ चल रहा था, उससे आगे नहीं था और अगर यूँ समझ लें कि वो उसके साथ कदम मिला रहा था तो बेजाना होगा। उसका मतलब मौजूदा सरदार भी शर्तों पर पूरा उतरा था। वो अज़दबल के अंदर दाखिल हो रहे थे जब इबादा ने पूछा, नहीं, मौजूदा सरदार हंगामी सूरत-ए-हाल में बना था। क्या मतलब? वो चौंकी। मौजूदा सरदार मेरे ताया हैं, वो बचपन से जिस्मानी तौर पर सरदारी के लिए नाअहल हो गए थे। मेरे बाबा और गुल के बाबा के दरमियान सरदारी के लिए मुकाबला हुआ था। दाजी मेरे दादा उन्होंने अपने दोनों बेटों को मुखालिफ टीम में रखा था। मेरे बाबा बल्टी टीम में थे और चचा चित्राली। दादी ने शर्त रखी कि जिनकी टीम जीत गई मेरा मेरा वो बेटा सरदार बनेगा। फिर फिर क्या मैच ड्रॉ हो गया। वो खिलखिला के हंस पड़ा। दोनों बराबर हो गए क्या? हाँ, फिर उन्होंने तीसरे बेटे को बना लिया। कुछ ऐसा ही है, वो शाने झटकते हुए बोला। वैसे उन्होंने आपके लिए पोलो खेलने की शर्त क्यों नहीं रखी? इबादा ने सवाल किया। उसने उसका बैग इस कमरे के सामने रखा, क्योंकि मुझे पोलो खेलना नहीं आता। मैदान में आज बहुत रश था, मुलाजिम, घुड़सवार और घोड़ों की कसी तादाद नजर आ रही थी। वहां तूफान बदतमीजी बरपा हुआ था, लेकिन इस तरफ खामोशी थी, क्योंकि उनकी आवाज़ें यहाँ तक नहीं पहुंच रही थीं। आना तो चाहिए, आफ्टर ऑल आपका बच्चा बच्चा खेलना जानता है, इबादा ने पुचकारा। इब्तिहाज खेलता है ना, काफ़ी है। मुझे घोड़े इतने खास अच्छे नहीं लगते, मैं गाड़ी चला लेता हूँ और इब्तिहाज साहब को गाड़ी चलाना नहीं आता। इसी तरह मुझे घोड़े चलाने नहीं आते और इब्तिहाज अच्छी घुड़सवारी कर लेता है। इब्तिहाज अजीब है, वो बदमज़ा हो गई। गाज़ान ठिठक गया। उसके चेहरे पर आने वाली क्लिफ्ट को देखा, फिर फिक्रमंदी से उसके करीब आया। कुछ किया है क्या उसने? नहीं, बस ऐसे ही। वो क्या बताती कि उसकी नज़रें कितनी अजीब हैं और लहजा ऐसा गोया ज़ुबान पर हर वक्त बबूल उगाता हो। महाबत खान वहां मौजूद एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ खड़ा था, जिससे कुछ लोग गोदाम के अंदर मौजूद सामान से भर रहे थे। गालिबन चारा था। उनको देख के वो भागता हुआ इस तरफ आने लगा। भागते हुए उसके कंधे पे रखी शॉल उठ उठ रही थी। गाज़ान उसने नरमी से नाम लिया। वो गहरी सोच से चौंका। मुझे वो सिम चाहिए, है ना? वो तेजी से बोला। इबादा खुशगवारियत से चौंकी। जी, रेशम ने बता दिया था मुझे, मैं चित्राल से लेता हुआ आऊँगा, आप फ़िक्र मत करें। वो बेपनाह अपनाइयत से बोला, बहुत शुक्रिया। उसने ममनूनियत से सर हम किया। गाज़ान ने घड़ी में वक़्त देखा तो उसकी भवें यकजा हो गईं। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। वो हड़बड़ा के 2 कदम पीछे लेते हुए पलटा, फिर वहाँ से चला गया। जाते-जाते वो किसी को फ़ोन भी मिला रहा था। उसकी पुश्त को वो तब तक देखती रही जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया। उसका दिल जाने क्यों बुझ गया। उसने गहरी सांस खारिज करके महाबत खान को देखा। वो मुंतज़िर खड़ा था। उसने बैग के हैंडल में हाथ डाला। चलें काका? वो आगे बढ़ते हुए बोली। घोड़े अपनी कोठरियों में थे। वो उसी पोज़ीशन में फ़र्श पे लेटे हुए थे, मगर आज उनकी हुनहुनाहट में वो दम नहीं था जो उस दिन था। आज वो कदरे सुस्त और खामोश थे। उसने अपना बैग दरवाज़े के साथ खड़ा करके ग्लव्स पहनना शुरू किए। महाबत खान उसके पीछे था। काका, उस दिन मैंने मुआयना किया था, आज मैं इलाज करूँगी। तुमको बीमारी समझ आ गया? महाबत खान चमक के आगे आया। नहीं, उसने कमर पे हाथ रख लिए। अभी तक मामला उलझा हुआ है, लेकिन मैं ऐसी इलामात का कुछ इलाज जानती हूँ। अगर इस इलाज से फ़र्क पड़ा तो बीमारी की तशख़ीस हो जाएगी और अगर नहीं पड़ा तो मुझे इसमें से एक घोड़ा क्लिनिक लेके जाना होगा। वो आगे बढ़ते हुए बोली और बैग से दवाइयाँ निकालने लगी। वो बिना माइन नामी एक दवा को मोटी सिरिंज में भर रही थी। अगर तो घोड़े लेमिनिस का शिकार थे तो ये एक तरह से संगीन खतरा था। खिड़की खुली हुई थी। पहले दो घोड़ों पे सूरज की रोशनी बराह रास्त पड़ रही थी। वो ओवरऑल की आस्तीन कोहनियों तक मोड़ के घोड़े के पास आई। इंजेक्शन हाथ में पकड़े उसने घोड़े की रीढ़ की हड्डी को उंगलियों और अंगूठे के बीच दबाना शुरू किया। घोड़े कदरे कमजोर हो गए थे, जिससे जिस्म में हड्डियां नुमायां हो गई थीं। उसे लेमिनिस नजर नहीं आ रही थी,
टेस्ट के दौरान ऐसा होता है कि घोड़े के जिस पैर में लेमनस होता है, वो उस मुखालिफ पैर में परख के मालूम किया जाता है। मसलन आपके दाएं हाथ की कलाई में लेमनस होगी तो बाएं कलाई को दबा के देखा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि घोड़ा बोल नहीं सकता, वो सिर्फ रिस्पॉन्स शो कर सकता है। उसके बाएं और दाएं पैर की कारकर्दगी का मुआवजा करके अंदाजा लगाया जाता है कि कौन सी खराबी कहाँ है। इबादा घुटनों के बल बैठ गई और घोड़े की रीढ़ की हड्डी के एक मखसूस जोड़ को अंगूठे से अंदर की तरफ दबाया। फिर वहां मौजूद घोड़े को अंगूठे और उंगली में चुटकी की तरह दबाया। गोश्त को अंगूठे और उंगली में चुटकी की तरह दबाया। इंजेक्शन उसके दूसरे हाथ में था। उसने गोश्त छोड़ा और इंजेक्शन को ऐसे पकड़ा जैसे हावन के दस्ते को पकड़ते हैं। फिर एक जोरदार झटका देके सुई को घोड़े की स्किन के अंदर ठोंस दिया। घोड़ा हुनहुना उठा। उसने पेन की तरह अंगूठे के सिरे से सिरिंज को दबाना शुरू कर दिया। महलूल अंदर दाखिल होने लगा। मुलाजिम खड़े देख रहे थे और महाबत खान के चेहरे पर उम्मीद भरा तासुर था। इंजेक्शन खत्म हुआ तो उसे सुई बाहर निकाली। ये किस चीज़ का टीका है डॉक्टर ने? वो जो सिरिंज नीचे रख रही थी आवाज़ में चौंक के सर उठाया। सुर्ख शर्ट और सफ़ेद पतलून में मलबूस, सर पे हेलमेट रखे, कोहनियों और घुटनों पे सेफ्टी बेल्ट लगाए इब्तिहाज खड़ा था। उसके हाथ में पोलो की स्टिक थी। लेमनिस का, वो सर्द मोहरी से कहते हुए खड़ी हो गई। इब्तिहाज के चेहरे पर तनफ्फुर उभरा। एक लड़की होकर क्या इलाज करेगी? इबादत दूसरे घोड़े के पास पंजों के बल बैठ के उसकी रीढ़ की हड्डी का इस तरह मुआयना कर रही थी जैसे पहले का किया था। इब्तिहाज जब्त से उसे देखने लगा। आपको लगता है इन घोड़ों को लेमिनास होगा? इब्तिहाज ने सवाल नहीं पूछा, मजाक उड़ाया। मैं भी नहीं है। इब्तिहाज का लहजा पुरयकीन था। इबादा ने रुक के उसे देखा। आप लेमिनिस के बारे में जानते हैं? बिल्कुल, लेमिनास एक ऐसी बीमारी है जो घोड़ों में जख्म वायरस जख्म की वजह से होती है। जब घोड़े दौड़ते हैं तो उनके खुरों हौफ में जख्म हो जाता है और फिर ये इंजरी नशोनुमा पाने के बाद उनके जोड़ों, टेंडेंस, लेगामेंट्स और यहाँ तक कि पठों तक फैल जाता है और उनकी कार्रवाई रोक देती है। उससे घोड़े दौड़ नहीं पाते। बेशतर औकात ऐसा होता है कि उस जख्म का दर्द पैरों से रानों और रानों से रीढ़ की हड्डी में दाखिल होता है और जब ये रीढ़ की हड्डी में दाखिल हो जाता है तो घोड़ों की ऐसी हालत हो जाती है जैसे कि इन घोड़ों की है। वो भागना दौड़ना तो दरकिनार, खड़े भी नहीं हो पाते। इबादा हाथ में दूसरा इंजेक्शन लिए हक्का बक्का खड़ी थी। इब्तिहाज इतना सब जानता था कैसे? आप वेट हैं? उससे धीरज से पूछा। नहीं, जवाब सपाट था। फिर आपको ये सब कैसे पता? उसे ताज्जुब से भवें सुकेड़ी। कई साल पहले हमारे कुछ घोड़ों को ये बीमारी हुई थी। उस वक्त जिस डॉक्टर को बुलाया था उसने बताया था। खैर मुझे नहीं लगता इनको किसी किस्म की कोई लेमिनस है। उसने शाने उचका के कहा। अच्छा, वो इस्तेज़ाइया से मुस्कुराई। आपसे पहले जो डॉक्टर आया था, उसका ख़्याल था इनको डाउन स्ट्रोक हुआ है। उसने मुझे सारे इलामात बताए, जिनमें बेशतर उनसे मिल रहे थे। मेरा ख़्याल है आपको वो देखना चाहिए। क्या हुआ है? डॉन स्टिक। इबादा उलझी, फिर कुछ देर सोचा तो भवें उठ गईं। उसका मतलब आपका मतलब डाउन या स्टिक डाउन या स्टिक? इब्तिहाज ख़ाइफ़ हो गया। हाँ, वही। डाउन एंड स्टॉक की वजह नहीं बताई उन्होंने? बताई थी। हरपॉज़ हर्पेज़ होता है। वो पुचकार के कहती खड़ी हुई। जो भी है, वो अब बरहम हो गया था। इतनी इस्लाह अहम है क्या? लेकिन मैंने रिपोर्ट्स में डाउन एंड स्टॉक या हर्पेज़ की रिपोर्ट नहीं देखी। वो जिस-बिस सी हो खड़ी हो गई। उन्होंने टेस्ट नहीं कराए थे क्या? काका? इबादा ने मुड़ के महाबत खान को देखा। बेटी, मैं अनपढ़ जाहिल, मुझे नहीं पता। मैंने सारा कागज़ दे दिया है। महाबत खान आजिज़ी से बोला। वो फ़ौरन से पेशतर इब्तिहाज की तरफ मुड़ी। आप बताएं, क्या उन्होंने टेस्ट कराए थे? नहीं। इब्तिहाज खुद को संभाल के बोला। मुझे बताया था सिर्फ। अजीब बात है। जब उनको हर्पीस की इलामात नजर आई तो उन्होंने टेस्ट कराए ना इलाज। क्यों? वो भौचकी रह गई थी। मुझे क्या मालूम? इब्तिहाज ने भिन्ना कर कहा। काका? इबादत तेजी से महाबत खान के करीब आई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन घोड़ों को जब ये बीमारी हुई उस वक्त इनकी क्या इलामात थीं? क्या इनको जुकाम, बुखार, कमजोरी या फिर ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये सर को ना हिला सकते हों? बुखार, जुकाम? नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक से याद करें काका। उसने महाबत खान के कंधे पर हाथ रख दिया। इब्तिहाज लब भेंच के देख रहा था। कुछ था जो उसे अच्छा नहीं लगा था।
नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इबादा ने धीरे से हाथ उनके कंधे से हटाया। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो उस डॉक्टर को हर्पीस कैसे नजर आया? वो खाली खाली चेहरा लिए इब्तिहाज को देखने लगी। इंजेक्शन उसके हाथ में था। मैदान में घोड़े हनूस बॉल के पीछे धड़ाधड़ भाग रहे थे। हम डॉक्टर नहीं हैं बीबी। इब्तिहाज का लहजा यकदम बदल गया, वही कारदार जहरीला। आप डॉक्टर हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अब हमसे कैसे पूछ सकती हैं? इबादा को हैरत हुई। उससे तो नहीं पूछा था, वो क्यों बुरा मान रहा था? नहीं, दरअसल मुझे हर्पीस का कुछ नहीं मिला। हर्पीस होता तो घोड़े खांसते, उनको डिप्रेशन होता और यूरिनेशन में मसला आता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उस दिन पूरा दिन गुजारा था। घोड़ों ने खाया भी और निकाला भी। दोनों प्रोसेस में कोई मुश्किल इन्हें पेश नहीं आई। आई थिंक उस डॉक्टर ने गलत तशखीस की है। वो घोड़े के करीब पंजों के बल बैठ गई। उसके चेहरे पर बेचारगी थी। मुझे नहीं लगता ये हर्पीज है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आ रहा है। ख्याल रखिएगा डॉक्टर ने, बहुत कीमती घोड़े हैं ये। ऐसा ना हो आप बगैर बीमारी का पता लगाए इलाज करना शुरू कर दें और हम अपने घोड़ों से महरूम हो जाएं। इब्तिहाज ने इस्तेजाइया से हंस के कहा तो मुलाजिम भी हंस पड़े। वो मुस्कुराई। बेफिक्र रहे इब्तिहाज साहब, आपके घोड़ों को कुछ नहीं होगा, उसने पूरे एतमाद लहजे में कहा। उसने सर हिलाया मगर वो मुतमईन नहीं हुआ था। कुछ था जो उसे बुरी तरह खटक रहा था। इबादा ने दूसरे घोड़े की मोटी स्किन में इंजेक्शन ठोक दिया। माया अंदर जाने लगा। घोड़ा हुनहुना रहा था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। उसकी पलकें साकित थीं, जैसे बकिया वजूद था। महलूल अंदर दाखिल हुआ तो इबादा ने सिरिंज बाहर खींच ली। इब्तिहाज जब तक खड़ा उसे नागवारी से देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी खलिश थी, ऐसी खलिश जो किसी बड़े बड़े जब्त की निशानी थी। उसने आंखें बंद की, सबर का घूंट भरा और तेजी से बाहर निकल गया। काका। वो खड़ी हुई। पुराने डॉक्टरों ने कोई एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड कराया था तो मुझे दिखा दें। वो क्या होता है बच्चे? महाबत खान ने नासमझी से पूछा। वो इबादा अटक गई। महाबत खान को कैसे समझाती? उसे एमआरआई और अल्ट्रासाउंड के बारे में क्या मालूम? वो तो अल्लाह का बंदा था, सीधा साधा, घोड़ों का ख्याल रखने वाला। मैदान में घुड़सवार अब कितार में खड़े थे। उनका लिबास भी इब्तिहाज जैसा ही था। वो उनके सामने खड़ा था, जैसे जंग से पहले सिपह सालार जंगजू दस्तों के सामने खड़ा होता। वो दाएं से बाएं जाते हुए कुछ तलकीन कर रहा था और झुक झुक के घोड़ों के पैर को भी छू के देखता। क्या घोड़ों को अस्पताल लेकर गए हैं आप लोग? उसने सवाल तब्दील किया। अगर अस्पताल लेकर गए हैं तो उसका मतलब ये सारे टेस्ट हुए होंगे, क्योंकि ये बड़ी-बड़ी मशीनें सिर्फ अस्पताल में लगी होती हैं। हम अस्पताल नहीं लेके जा सकते। महाबत खान ने ज़ेर लब बुड़बुड़ाया। क्या कहा? इबादा ने ठीक से नहीं सुना था। नहीं लेके गए। वो आंखों में वीरानी लिए कहने लगे। लेकिन क्यों? वो बुरी तरह चौंक गई। डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल लेके जाने की जरूरत नहीं है, घोड़े मरने वाले हैं। उसके दिल पे घोंसा पड़ा। कहाँ से पकड़ के लाए थे ऐसे डॉक्टरों को आप लोग? डिग्रियां देखी थी उनकी? वो खफगी से बोली। गाज़ान खान जी लाए थे। गाज़ान? उसने ताज्जुब से दोहराया। वो तो इतना पढ़ा लिखा आदमी था, उसने कैसे गलती कर ली? ना तजुर्बेकार डॉक्टर, मौत का फरिश्ता होता है। वो 4 मौत के फरिश्तों को कैसे पकड़ कर लाया था? उसे थोड़ी बहुत जांच पड़ताल तो करनी चाहिए थी। एक जिम्मेदार और हमदर्द डॉक्टर कभी ये नहीं कहता कि मरीज मरने वाला है। वो हमेशा उम्मीद दिलाता है। और फिर घोड़े एक माह से यहाँ हैं, अब तक जिंदा हैं। अगर वो मर रहे थे तो अब तक क्यों नहीं मरे? इब्तिहाज अब उनको गोल दायरे में खड़ा करके बॉल हाथों में उछालता कुछ बता रहा था। लड़के मुस्तैदी से सुन रहे थे। घोड़ों में दवाई लगने के बाद भी कोई जुम्बिश नहीं हुई थी। वो हनूज इसी तरह लेटे थे। उसने गहरी सांस ली। वो गाजान से इस बारे में बात करेगी। काका, मुझे पानी का पाइप लगा दे, मैं इन घोड़ों को नहलाना चाहती हूँ। जाने क्यों उसके जहन में आया, घोड़े साफ थे। महाबत खान इन्हीं चीजों का तो ख्याल रखता था। पानी, खाना, मालिश, नहाना। लेकिन उसका दिल चाहा वो खुद घोड़े के सर पे पानी डाल के अटेक्सिया की निशानदेही करे। बाज़ औक़ात दिमाग के कुछ सेल हीट अप होते हैं, जैसे लू लगती है। वैसे ही, और ये महीना भी जून का था, सो मुमकिन था कि घोड़ों को पानी से फ्रेश महसूस हो और उनके जिस्म में जुम्बिश हो जाए। महाबत खान ने उसकी बात सुन के मुलाज़िमों को बुलाया। बड़ा सा नीले रंग का होज़ पाइप निकाला और मोटर चला दी। ज़ेरे ज़मीन मौजूद ठंडा-ठंडा पानी इबादा ने घोड़ों पर डालना शुरू कर दिया। पानी पड़ने से घोड़ों को तक़वियत मिलना शुरू हुई, जैसे गर्मियों में ठंडा पानी पीने से इंसानों को मिलती है। उसने स्क्रब उठा के बड़ी नरमी से घोड़ों को रगड़ना शुरू किया। घोड़े इस खिदमत से खासे मसरूर नज़र आने लगे थे। उसने सुबह से शाम तक इन 6 घोड़ों की अच्छी तरह खिदमत की। उनका चारा अपनी निगरानी में बनवाया और उसमें अद्वियात मिला के दी।
फिर उस मलगूबे को उस ट्यूब के ज़रिए घोड़ों के मैदे में पहुँचाया, जिसके ज़रिए महाबत खान उनको खाना खिलाता था। एक बड़ी-सी पिचकारी जिसमें खाने का मलगूबा भर के उस पाइप में उंडेला जाता, जो घोड़ों के मैदे तक पहुँचता था। ये मेहनत तलब काम था, उसमें काफ़ी वक़्त लग रहा था, लेकिन ये बाधा अपने पेशे को काम से ज़्यादा खिदमत समझने वालों में से थी। इस सारे अमल ने उसका पूरा दिन ले लिया। वो बुरी तरह थक गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और ना ही बकिया डॉक्टरों की तरह ब्रेक, टी टाइम वगैरह 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 की ज़िद की। वो अपने काम में जुटी रही। उसने सारे घोड़ों को नहला दिया था। आज वो अपनी दवा का असर देखना चाहती थी। बीमारी उसे कुछ हद तक समझ आ गई थी। वो कल उसकी तशख़ीस के बारे में यूसुफ़ खान से बात कर लेगी ताकि घोड़ों को अस्पताल ले जाए। उनको वाक़ईतन हंगामी निगहदाश्त की ज़रूरत थी। अस्तबल असर के वक़्त बिल्कुल खाली हो गया था, क्योंकि सारे खिलाड़ी, सारे मुलाज़िम, महाबत खान और मुदस्सिर के अलावा सब हवेली चले गए थे। मग़रिब की अज़ानें हो रही थीं, वो जाने लगी थी। अपना सामान बंद करके, ओवरऑल को बाजू पे डाल के कदम-कदम बाहर आ गई और कमरे के सामने खड़ी हुई। उसकी सोने की छोटी-छोटी बालियाँ कानों में दमक रही थीं। चेहरे पर थकन थी और शाने ढीले पड़े हुए थे। कमरे के बाहर मुंडेर में ज़र्द रंग का बल्ब लगा था, जिसके ऊपर हैट थी। परवाने उड़-उड़ के उसके गिर्द इकट्ठे हो रहे थे। आज बहुत मेहनत की है तुमने बच्चे, अल्लाह तुमको अजर दे। महाबत खान ने खुलूस से दुआ दी, वो वाक़ई उसका एहसानमंद था। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। बाहर अंधेरा फैल चुका था, उसके दिल को कुछ हो रहा था, कुछ इंतहाई अजीब सा। अल्लाह हर किस्म की मुश्किल आसान करे। बहुत देर हो गया है बच्चे, मुनीब खान आया है तुमको लेने। उसके साथ जाओ, हवेली से तो कोई नहीं आ पाएगा। कोई बात नहीं, मैं मुनीब खान के साथ चली जाऊँगी। उसने कदम मरकज़ी दरवाज़े की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन तभी उसे कुछ खटका। अस्तबल के अंदर जैसे किसी को देखा हो, कोई नफ़्सानी वजूद, कोई लड़की। उसके कदम ठहर गए। अस्तबल की खिड़कियाँ उस तरफ खुलती थीं, वहाँ से घोड़े पर कोई बैठा हुआ था, जिसका महज़ अक्स नज़र आ रहा था, महज़ झलक। क्या हुआ बच्चे? महाबत खान उसको रुकता देख के बोला। अस्तबल में कोई है क्या? उसने पूछा। महाबत खान ने अंदर देखा। अस्तबल के अंदर भी ज़र्द रोशनियाँ लगी हुई थीं। खिड़कियाँ कुछ खुली थीं और कुछ बंद। चूँकि वो थोड़ा दूर था, तो वाज़ेह नहीं देखा जा सकता था कि अंदर कोई है। नहीं तो, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, महाबत खान ने कहा। शायद मेरा वहम हो। उसने सर झटक दिया, लेकिन एक लम्हे के लिए वो ठिठक गई थी। बच्चे, मैं तुमको छोड़ आता हूँ, आओ मेरे साथ। महाबत खान को लगा कि शायद वो डर रही है, इसलिए उसके साथ बाहर की तरफ चल पड़ा। अस्तबल के बाहर मुनीब खान गाड़ी के अंदर बैठा किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। उसे आता देखा तो चौकस हो गया। इबादा ने सामान पिछली नशिस्त पर डाल दिया और खुद भी पीछे ही बैठ गई। मुनीब खान ने फ़ोन कंधे और कान के दरमियान फंसाया और दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ के गाड़ी रिवर्स की। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी जर्द रोशनी सड़कों पर फेंकती तेज़ी से चल रही थी। आज रात का खाना उसने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया था। अपने कमरे में जाने की बजाय वो लॉन में आ गई थी, ताकि कुछ देर टहल के मैदा हल्का कर ले। फ़िज़ा में खुनकी बढ़ गई थी, लेकिन ज़्यादा खाने की वजह से उसे ठंड नहीं लग रही थी। हाँ, अलबत्ता पेट में दर्द हो रहा था। लॉन में लड़के छुपन-छुपाई खेल रहे थे। उनमें इब्राहिम और माहिद भी मौजूद थे। इब्राहिम ने आँखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी और वो नाबीनों की तरह बाजू फैला-फैला के अपने साथियों को ढूँढ रहा था। उसके साथी बच्चे मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा करके उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे थे। यहाँ रोशनी थी, वो अकेली होती तो यहाँ ना आती। अंधेरे का इतना डर तो उसके दिल में बैठ ही गया था कि वो हवेली में अकेले यहाँ-वहाँ जाने से आजिज़ आ गई थी। वो बाजू सीने पर बांधे हल्की सी मुस्कुराती धीरे-धीरे पेंडोल की तरह टहलने लगी। शोर मत करो, खाना खराब हो, अंदर जाके खेलो, जाओ। गुल की आवाज़ पर वो तेज़ी से मुड़ी। वो प्लेट में हाथ में पकड़े इस तरफ आ रही थी। उसकी आवाज़ सुन के बच्चे रुक गए। इब्राहिम ने भी ठहर के आँखों से पट्टी हटाई। गुले, हम खेल रहे हैं, वो मिकान की आवाज़ में बोला। यहाँ से जाओ, कहीं और खेलो, थोड़ा इस हवेली में सुकून रहने दिया करो। जब देखो तुम लोगों ने मीना बाज़ार लगाया होता है। वो लकड़ी की कुर्सी पर विराजमान होते हुए बेज़ारी से बोली। खेलने दो गुल, बच्चे हैं, उसने गुज़ारिश की। तो फव्वारे वाली लॉन में जाएँ, ये हम ख़वातीन का अरसा है, यहाँ हम लोग बैठते हैं। वो अंगुश्त उठा के सख्ती से बोली। इबादा सर झटक कर फिर से टहलने लगी। बच्चों ने एक दूसरे को बेचारगी से देखा, उनके चेहरे बदमज़ा हो गए। इब्राहिम ने पट्टी लॉन में फेंकी और पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। बाकी बच्चे भी बादल नख्वास्ता रवाना हो गए। पल भर में लॉन खाली हो गया। गुल ने पैर लंबे करके मेज़ पे रखे और उँगली की मदद से प्लेट में मौजूद हलवा खाने लगी, जैसे खीर खाते हैं। तुम सारा दिन अस्तबल में थीं? गुल ने हैरानगी से पूछा। उसकी पुश्त पे हवेली के दरवाजे की मुंडेर से जुड़ा बल्ब लगा हुआ था, इसलिए उसका चेहरा अंधेरे में था। हाँ, उधर ही गुजरा पूरा दिन। उसने बाजू खींच के अंगड़ाई ली।
इतनी देर क्यों लगाई? ऑपरेशन कर रही थी घोड़ों का? गुल ने चोट की। बस कुछ ट्रीटमेंट देना थी, उसमें वक्त लग गया। वो थकन से कहती उसके पास आई और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए। गाज़ान ने दिया है। गुल ने एक खाकी लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। वो चौंकी, फिर याद आया उसने गाज़ान को सिम का बोला था। उसने खाकी लिफाफा ले लिया और उसको खोल के 2 उँगलियों की मदद से कार्ड बाहर निकाला। वो सिम कार्ड था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। गाज़ान बहुत अच्छे इंसान हैं, उसके होंठों से फिसला। गुल ठिठक गई। तुम मिली हो उससे? बिल्कुल, सुबह उन्हीं के साथ गई थी अस्तबल। बाकी मर्दों से काफ़ी मुख्तलिफ पाया है मैंने उसे। मेरा भाई है ना अहमद, उस जैसी शख्सियत है, धूप छाँव जैसी। गुल ने एहतियात से उसका चेहरा देखा। एक हसद भरा तासुर उसके चेहरे पर छा गया। मुझे लगता है यूसुफ खान ने बेहतरीन फैसला किया है। गाज़ान जैसा स्वीट इंसान ही सरदार बनना चाहिए। उसके अंदर वो सहर है जो एक सरदार में होना चाहिए। वो रोब वाली शख्सियत नहीं होती, ऊंची, लंबी, कसरती, बिल्कुल वैसी ही है। होगी, मुझे क्या, मैं अंदर जा रही हूँ, तुमने आना हो तो आ जाना। वो सर्द लहजे में कहती उठ गई। इबादा ने चौंक कर उसे देखा। इसे क्या हुआ? वो और गुल सारी रात बातें करती थीं। गुल उसे अपने बाबा के बारे में बताती और इबादा उसे अपनी फैमिली के बारे में, जिसमें ज़्यादातर अहमद और उसकी शरारतों की तफसील होती थी। गुल हर किस्से पर लोट-पोट हो जाती, चूँकि इकलौती थी इसलिए भाई और बहन की कमी को शिद्दत से महसूस करती थी। जब वो अपने बाबा के बारे में बताने लगती तो उसकी नीली आँखों में चमक होती और चेहरे पर मुस्कुराहट। वो ऐसे हाथ लहरा-लहरा कर बताती जैसे वो सब कुछ उसकी आँखों के सामने हो रहा हो और बड़ी एलईडी पर वो उसे देख रही हो। इबादा सर के नीचे हाथ रखे उसकी तरफ करवट लिए उसको गौर से सुनती। कभी-कभार उसे लगता जैसे गुल को पहली बार कोई सुनने वाला मिला हो जिससे वो दिल की भड़ास निकाल रही है। वो मुझे पोलो प्लेयर बनाना चाहते थे, उसने उस रात बातों ही बातों में कहा। अच्छा, इबादा को खुशगवार हैरत हुई। कमरे की सारी बत्तियां बुझी हुई थीं, सिर्फ साइड लैंप ऑन था। दानी के कपड़े बेड के चारों तरफ लटके हुए थे। यूं लग रहा था वो किसी खेमे में सोई हुई हैं। मगर चचा नहीं बनने दे रहे, कहते हैं जितना पढ़ाया है उतना ही बहुत है, मजीद फरमाइशें नहीं करनी। वो कहते हुए उदास हो गई। मगर पोलो प्लेयर बनने में कोई कबाहत नहीं है, लड़कियां भी पोलो खेलती हैं। जानती हूँ, लेकिन शेंदूर में कोई नहीं खेलती ना। मुझे शेंदूर में पोलो खेलना है, बाबा की तरह। मगर यहाँ 80 साल से किसी लड़की ने शेंदूर में पोलो नहीं खेला। उनके लिए तो यही मिसाल है। ये समझते हैं यहाँ कोई नहीं खेलता तो पूरी दुनिया में कोई लड़की पोलो नहीं खेलती होगी। इसलिए इनके ज़हनों को बदलना बहुत मुश्किल है। उसने करवट करवट बदली और सीधे लेट गई। उसके बाल खुले हुए थे, जो पीछे तकिए पर गिर रहे थे। लिहाफ सीने तक लिया हुआ था। यू नो मैंने छोटी-छोटी चीज़ों में कोशिश की है कि उनकी दकियानूसी को बदलूँ, मगर मैं वो नहीं बदल सकी। उनकी सोच पत्थर की लकीर जैसी है, बदलती ही नहीं। वो ताज्जुब से बोली। पाकिस्तान में भी लड़कियां पोलो नहीं खेलती गुल। इबादा ने नाखून दांतों में दबाया। जानती हूँ, लेकिन कोई लड़की पोलो खेल नहीं सकती, ये कहना गलत है। हमारे मुल्क में बुनियादी सहूलियात नहीं है। साइमा इफ्तिखार, अगर तुम जानती हो, वो पाकिस्तान की लड़की है, लेकिन वो इंग्लैंड की टीम में उन लोगों के लिए पोलो खेल रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कोई कोई नहीं खेलता। अब तुम खुद बताओ, मैं इन गधों को किसकी मिसाल दूँ? जो भी कहूँ आगे से एक जवाब आता है। पाकिस्तान में कोई नहीं खेलता। जैसे पाकिस्तान इंतहाई मज़हबी मुल्क हो, वो नाक चढ़ा के बोली। मगर गुल, अगर तुम पोलो प्लेयर बनना चाहती हो, तुम्हें भी साइमा इफ्तिखार की तरह बाहर जाना होगा। पाकिस्तान में कोई टीम नहीं है। कौन बाहर जाना चाहता है? वो झुंझुला के बोली। फिर उसकी तरफ मुड़ी। मैं शंदूर में खेलना चाहती हूँ, अपनी सरजमीन पे, अपने चित्राल के लिए। मेरे बाबा का ख्वाब यहीं तक है। फिर इन लोगों को क्या मसला है? शंदूर तो तुम लोगों की जगह है। इबादा ने माथे पर बल डाले। इनके ज़हनों का मसला है। कहते हैं खेलने के लिए तुम्हें पैंट शर्ट पहननी होगी। छोटे-छोटे कपड़े हमारे कबीले की लड़कियां नहीं पहन सकती। ये क्या बात हुई? हर खेल का अपना यूनिफ़ॉर्म होता है, छोटे कपड़े थोड़े ही होते हैं। और सुनो, तुम हँसोगी, मैं हर साल पोलो की मकामी सिलेक्शन टीम को दरख्वास्त लिखती हूँ कि एक बार मेरा खेल देख लें। वो हर बार जानती हो क्या लिखते हैं? क्या? इबादा ने दिलचस्पी से पूछा। कि हम एक लड़की को पोलो खेलता हुआ नहीं देख सकते। बेहतर होगा आप दरख्वास्त ना भेजें। वो हँस पड़ी। लड़की के खेलने से क्या होता है? उनकी इज़्ज़तों को खतरा होता है। वो इज़्ज़तें जो नज़र भी नहीं आती। उसने इबादा के हाथ पर हाथ मारा। वाओ! आई मीन इट्स सो स्टेरियोटाइप। ये बड़ी दकियानूसी चीज़ है। एग्ज़ैक्टली। फिर तुमने क्या सोचा है? खेलोगी या छोड़ दोगी? अपना ख्वाब होता तो छोड़ देती, लेकिन बाबा का ख्वाब है, मैं ज़रूर पूरा करूँगी।
میں ہر سال درخواست بھیجوں گی، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جواب ضرور آئے گا، جس میں لکھا ہوگا مس گل، ہم آپ کو شندور میں شمولیت اختیار کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ چترال کی ٹیم کا حصہ ہیں، فلانے دن فلانی تاریخ کو شندور پولو پہنچ جائیے گا۔ وہ ایک امید سے بولی، تمہیں یقین ہے ایسا ہوگا؟ عبادہ نے اس کا حوصلہ پست نہیں کیا بلکہ کچھ کھوجنا چاہا۔ ضرور ہوگا، وہ پورے یقین سے بولی۔ عبادہ نے سر ہلا دیا۔ یقین، یہ وہ واحد چیز ہے جس کے گرد پوری دنیا گھوم رہی ہے۔ اگر آپ پتھر پر یقین کریں گے تو وہ خدا ہو جائے گا، اور اگر آپ خود پہ یقین کریں گے تو امر ہو جائیں گے۔ ریس شروع ہونے سے قبل جب کھلاڑی ہاتھوں کی انگلیوں کو نیچے رکھتے، گھٹنا ٹکائے سیٹی کی آواز سننے کے لیے الرٹ ہوتے ہیں، اس وقت ان میں سے بہت سو کے لیے میدان بڑا ہوتا ہے۔ کھلاڑی چوکس ہوتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، اپنی توانائی کمزور ہوتی، لیکن ان میں صرف وہی جیتتا ہے جسے خود پہ یقین ہوتا ہے کہ نہ توانائی کم ہے اور نہ میدان بڑا ہے تو بس حوصلہ اور اپنی طاقت پہ یقین۔ غزوات مسلمانوں نے اسلحے سے نہیں جیتے تھے، حوصلے اور ثابت قدمی سے جیتے تھے، یقین اور ایمان سے جیتے تھے، صبر اور استقامت سے جیتے تھے۔ اس دنیا میں جب بھی جس بھی لشکر نے فتح پائی، طاقت کے بل بوتے پر نہیں، حوصلے کے دم پہ پائی ہے۔ وہ رسانیت سے بولی۔ پھر جب پلٹ کے گل کو دیکھا، وہ خراٹے لیتے سو رہی تھی، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سر جھٹک دیا۔ اس دن اس کی آنکھ کمرے میں ہونے والے شور کی وجہ سے کھلی۔ وہ آنکھیں رگڑتے ہوئے اٹھ گئی۔ کمرے میں ریشم اور پلوشا صفائی کر رہی تھیں۔ پلوشا کے ہاتھ میں جھاڑو تھا اور ریشم کے ہاتھ میں جالے اتارنے والا برش۔ وہ سٹول پر چڑھ کے چھت کے کونوں میں برش پھیر رہی تھی۔ پلوشا نیچے گر کے نہ نظر آنے والی گرد کو صاف کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے اس نے سٹول بھی پکڑا ہوا تھا۔ پلوشی، ٹھیک سے پکڑو، میں گرا تو تم کو کچل ڈالے گا، سمجھا؟ ریشم نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ پلوشا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ایک تو سمجھ نہیں آتا، جو کمرہ صاف ہے تم اس کو کیوں صاف کر رہا ہے؟ پاگل، جو گندے کمرے ہیں وہ باقیوں کو کرنے دو، میرا دل نہیں ہے آج خوار ہونے کا، اس لیے ادھر ہی ٹھہر جاؤ۔ پلوشا نے افسوس سے سر دائیں سے بائیں ہلایا تو ریشم بھی کام میں ڈنڈی مارتی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ اس نے باہیں پھیلا کے چند انگڑائیاں لیں۔ کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، باہر بارش رک چکی تھی، سورج نکل آیا تھا، اس کی روشنی عین اس کے بیڈ پہ پڑ رہی تھی۔ یہاں مہمانوں کی بہت عزت تھی، لیکن دیر سے اٹھنے پر مہمانوں کے ساتھ بھی سمجھوتا نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ سوئیں یا مریں، ان کے کام مؤذن کی بانگ کے ساتھ شروع ہو جاتے تھے۔ ریشم کی نظر اس پہ اچانک پڑ گئی۔ اس نے برش نیچے کیا اور اس کی طرف پلٹی۔ اسی وقت اس کا ہیل والا جوتا پلوشا کے ہاتھ پہ پڑ گیا۔ پلوشا کی چیخ گلے میں اٹک گئی۔ دوپہر بخیر، لگتا ہے تم رات کو نہیں سویا۔ ریشم نے مسکرا کے پوچھا، لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ اس نے مسموسی سی آواز میں ہنکارا بھرا۔ اب ان کو کیا بتاتی کہ کتنی دیر تک سونے کی عادی ہے۔ چلے پھر آپ اٹھ جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کے آتا ہوں۔ وہ فوراً سے پیشتر چہک کے بولی، لیکن اسی لمحے اسے ٹھوکا پڑا۔ وہ سٹول سے جھٹکے سے پھسلی اور منہ کے بل عبادہ کے سامنے بیڈ پر جا گری۔ عبادہ تیزی سے اس کی طرف لپکی، لیکن ریشم بیڈ پہ گر چکی تھی۔ بیڈ کی سطح اسپرنگ کی طرح اچھل گئی تھی۔ پلوشی، وہ تیزی سے اٹھی۔ پلوشا منہ کھولے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، اس کی آواز ابھی بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ریشم گڑبڑا گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے قریب آئی۔ پلوشا ہاتھ ہوا میں چلا رہی تھی۔ میوٹ کیوں ہو گیا ہے؟ پوز بٹن نکل لیا ہے کیا؟ ریشم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عبادہ بھی فکر مندی سے کھڑی ہو گئی۔ پلوشا نے ہاتھ کی پشت پکڑ کے ریشم کو دکھائی، جہاں ہیل دھنسنے کی وجہ سے گڑا بن گیا تھا۔ ریشم یکدم پشیمان ہوگی۔ معاف کر دو، دھیان نہیں تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے سہلانے لگی، جس سے پلوشا کو اور درد ہونے لگا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ظلم کرنے کے لیے سب کو میں ملا ہوں، مت کر مجھ پہ تشدد، میں بھی انسان ہوں۔ وہ رو پڑی۔ 18 سالہ پلوشا روتے ہوئے بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کا گلا ویسے بجا تھا، دیکھا نہیں میں نے؟ دوزخ میں جاؤ۔ وہ اس پہ لعنت بھیج کے باہر نکل گئی۔ ریشم نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ جا چکی تھی۔ وہ لاچاری سے پلٹ کے عبادہ کو دیکھنے لگی۔ عبادہ نے گہری سانس لے کے شانے اچکا دیے۔ فریش ہونے کے بعد وہ نیچے آ گئی۔ آج بلتی قبیلے نے آنا تھا، اس لیے حویلی میں معمول سے ہٹ کر ہلچل تھی۔ راہداریوں میں لڑکیاں ستونوں سے پھولوں کی لڑیاں چپکا رہی تھیں۔ وہ اسٹول پہ کھڑی تھیں اور باقی ہاتھوں میں لیے بڑے بڑے پراتوں میں موجود مالائیں انہیں پکڑا رہی تھیں۔ صحن میں نیچے پیڑھیوں پر لڑکیاں بیٹھی تھیں، جو تخت پر براجمان گاؤں کی خواتین اور مہمان خواتین کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگا رہی تھیں۔ موٹی چچی نے بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر چڑھا رکھی تھی، آستین بھی کونیوں تک فولڈ تھیں۔ انہوں نے پیروں پر مہندی لگائی ہوئی تھی، البتہ ہاتھ دو لڑکیوں کے ہاتھ میں تھے جو ان کی انگلیوں کے گولائی پوروں کے گرد گول گول مہندی لگا رہی تھیں۔
सहन में कुछ टीनेजर लड़कियां एक तरफ दायरा बना के खड़ी थीं। उनके लिबास एक जैसे थे, कद एक जैसे थे, ज्वेलरी एक जैसी थी। वो एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे गोल दायरे में खड़ी थीं, जैसे मैच शुरू करने से पहले तमाम फील्डर्स इकट्ठे होते हैं। वो एक सतून के साथ शाने जोड़ के खड़ी हो गई। वो उदास थी, लेकिन वो खुश भी थी। वो यहाँ से खाली हाथ ज़रूर जा रही थी, लेकिन यहाँ की सकाफ़त के बारे में उसे बहुत कुछ पता चल गया था। यहाँ के लोगों का रहन-सहन, रीति-रिवाज, मौसम, मिज़ाज सब उसकी समझ में आ गया था। सुनो, यकदम किसी ने आवाज़ लगाई। उसने चौंक के ऊपर देखा। वहाँ समामा खड़ी थी, जो हाथ में एक लंबी माला लेके नीचे लटकाने लगी थी। माला का निचला हिस्सा नीचे आता तो ऐन इबादा के मुँह पे लगता। पीछे हो जाओ, चोट लग जाएगा। वो नरमी से बोली। इबादा पीछे हो गई। वहाँ ऊपर राहदारियों में लातादार लड़कियां खड़ी थीं। वो नीचे मालाएं फेंक रही थीं। नीचे खड़ी लड़कियां उन्हें कैच करके दीवारों सतूनों पर सजा रही थीं। उसका नाश्ता रोशाने के साथ रखा गया था। रोशाने जल्दी उठती थीं, लेकिन आज वो अपने बेटे की वजह से नाश्ता नहीं कर पाई थी। वो कैलाश में शाह सरदार की बहू थीं। आजकल हवेली आई हुई थी। उन्होंने दस्तारपोशी के बाद घर जाना था। रिश्ते में वो यूसुफ खान और मोटी चची की बेटी थी। वो उसी लॉन में नाश्ता कर रही थी जहाँ उस रात गाज़ान के साथ बैठी थी। मेज़ लवाज़मात से सजी हुई थी। रोशाने मखनी चाय से ऐसे लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी जैसे उसी सौगात के लिए वो जीती हों, जबकि उसे एक घूँट भी नहीं भरा जा रहा था। रेशम ने उसके लिए सादा चाय निकाली थी। वो सर झुकाए नाश्ते में मसरूफ़ थी। वो नाश्ता जिसके तमाम खाने कैलोरीज़ से भरे हुए थे। ब्लैक जीन्स पे उसने घुटनों तक आती कलियों वाली फ्रॉक पहनी थी। दुपट्टा अलबत्ता गर्दन में था। बालों को सामने से पफ बना के पीछे कैचर में जकड़ा था। चेहरे पर आज किसी किस्म का कोई मेकअप नहीं था। उसका ओवरऑल कुर्सी पर पड़ा था और स्टेथोस्कोप मेज़ पे एक तरफ रखा हुआ था। जब से वो नाश्ता कर रही थी, रोशाने बहुत गौर से उसका चेहरा देख रही थी, जैसे उसके नैन नक्श हिफ्ज़ कर रही हो। रेशम एक तरफ अपनी हम-उम्र लड़की के साथ रोशाने के बेटे को गोद में उठाए खड़ी थी। वो आपस में बातें कर रही थीं, जबकि 15-16 साल का एक लड़का वहाँ मौजूद पौधों की बड़ी कैंची से कटाई कर रहा था। कैंची की कट-कट की आवाज़ सारे में फैली हुई थी। पौधों के टूटे टूटते पत्ते और टहनियाँ नीचे गिर रही थीं। तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ? कुछ चाहिए हो तो हमको बताना। रोशानी खुलूस से कहने लगी। जी ज़रूर, वो नरमी से मुस्कुराई। गाज़ान से मिली हो? उसने पूछा। जी। कैसा है? रोशानी जाने क्या अख़ज़ करने की मूड में थी। अच्छे हैं, उसने सादगी से कहा। रोशानी ने अपनी प्याली उठाई और लबों से लगाई। एक घूँट लेने के बाद उसने फिर इबादा को तसल्ली से देखा। वो अपने नाश्ते में मगन थी। उसको पढ़ा-लिखा बहु पसंद था। वो धीरे-धीरे कहना शुरू हुई। ये गुल लाला है ना, उससे पढ़ा ज़रूर है, लेकिन अभी तक जाहिल, गँवार, नालायक और बदतमीज़ है। ज़रा-सा उसको लिहाज़ नहीं है बड़ों का। सबसे कैंची की, उँगली से कैंची बनाई की तरह ज़ुबान चलाता है। चक, 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 चक। मुसफ़िरा होता तो उसके बारे में सोचता, लेकिन कौन बनाएगा उस हर धर्म को अपना बहू? जो भी बनाएगा लोहे का कलेजा होगा उसका। अपने भाई की सारी भड़ास निकाल दी। इबादा ने बमुश्किल हँसी रोकी। तुम्हारा तो कोई रिश्ता-विश्ता नहीं हुआ? अब वो मुद्दे की बात पर आईं। इबादा के दिल पर घोंसा पड़ा। हलक में लुक़मा अटकते-अटकते रह गया। नहीं। उसने चाय का बड़ा-सा घूँट लेकर लुक़मा अंदर उतारा। मुसफ़िरा चची होता तो तुमको ज़रूर बहू बनाता। तुम बहुत प्यारा है। वो वारफ़्तगी से बोली। इबादा तकल्लुफ़ से मुस्कुराई। सारा मज़ा किरकिरा हो गया था। कहाँ ग़ाज़ान और कहाँ वो, ज़कूटे और बतौड़ी वाली जोड़ी थी, अस्तग़फ़िरुल्लाह। वैसे वो हैं कहाँ? उसने पूछा। अल्लाह के पास। 6 माह पहले टीबी से फ़ौत हो गया, रोशानी ने अफ़सुर्दगी से कहा। उसने गर्दन मोड़ के रेशम को देखा, जो बलती लड़की के साथ हँस-हँस के बातें कर रही थी। उसको देख के अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था कि उसका गम इतना ताज़ा है। वो सोचती रही थी कि रेशम जैसी हँसमुख बेटी की माँ इससे मिलने क्यों ना आई, और गुल की माँ बरेखना उससे मिल चुकी थी और अक्सर गुज़रते हुए भी वो उससे सलाम दुआ कर लेतीं। वो गहरी साँस लेकर नाश्ते को देखने लगी। वो होती तो अपने बेटे के लिए तुम्हें चुन लेता। उसको पढ़ी-लिखी लड़कियाँ अच्छा लगता था। अपना गुल को देखो, वो उसका पसंदीदा लड़की था, इसीलिए तो। वो कहते-कहते रुकी। उनकी नज़र माली लड़के पे पड़ी। ओए कमबख्ता! सारा पौधा गंजा कर दिया। क्या कर रहा है खाना खराबा? खुद कर लें फिर। लड़के ने कैंची रोककर उनको जल के देखा, फिर वापस काम में लग गया। रोशाने ने घूरा बदलिहाज। इसी लम्हे सीढ़ियों पे गुल आती नजर आई। गुलाबी कैलाशी पशवास पे सुर्ख आंचल लिए, पैरों में जॉगर्स पहने, हाथों में सुर्ख सेब लिए, मुंह हिलाते हुए इसी तरफ आ रही थी। सेब का रंग उसके आंचल के साथ मिल रहा था और उसके जोड़े का रंग उसके गालों के साथ। क्या इम्तजाज था। चलते चलते वो रेशम के पास से गुजरी और जब ही रेशम ने उसे कोने से पकड़ के अपनी तरफ खींचा,
वो लड़खड़ा के उसके सामने आई। सेब का टुकड़ा मुंह में था। 3 रातों से कहाँ सो रहा है तुम? रेशम ने आंखें सुकेड़ के पूछा। अंदाज जासूसाना था। अपने कमरे में। उसने गर्दन अकड़ा के कहा। वहां इबादा सोता है क्या तुम्हें? रेशम कहते कहते रुकी। 1 मिनट, तुम वहां कैसे सो रहा है? इबादा ने कहा था उसे डर लगता है, इसलिए उसने मुझे अपने साथ सोने के लिए कहा। मैंने सोचा मेहमान को क्यों मना करूं। तुम जानती हो ना, हम चित्राली मेहमान को ना नहीं करते। इसलिए बस। उसने मासूमियत से कहते हुए सेब में दांत काढ़े। डर किस चीज से? अंधेरे से। नहीं नहीं, तुमने कुछ किया, तुमने मजबूर किया है उसको। हाँ किया है। जब मैंने देखा कि वो किचन जा रही है तो मैंने मैन लीड निकाल दी, क्योंकि मुझे पता था वो रोशनी की कोई चीज नहीं लाई। इसलिए डरेगी और वो डर गई। वो ढिठाई से बोली। मैं बताती हूँ उसको। रुको 1 मिनट। रेशम ने जारिहाना अंदाज में पैर रखते तो गुल ने इत्मीनान से उसके सीने पर हाथ रख दिया। कोशिश भी मत करना रेशमे, नहीं मुल्ला, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम और तुम्हारी चमचियां गाजान का फोन लेकर रात को फिल्में देखती हो। उसने हल्का सा धक्का देकर उसे पीछे कर दिया। रेशम के तलवों से लगी सर में भूजी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? वो उसकी आंखों में देखते हुए एक कदम आगे आई। हम्म। हाँ, वो हकलाई। मेरा सबूत 15 साल का है, 5 फुट 9 इंच का है, आंखें नीली हैं, रंग गोरा है। और जानती हो उसका नाम क्या है? उसने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। उसका नाम इब्राहिम है। आखिरी लफ्ज वो जर्रा गुर्रा के बोली। रेशम ने बेसाख्ता आंखें बंद कर ली। गुल के मुंह में मौजूद सेब के चंद टुकड़े उसके मुंह पर पड़े। उसने आंचल को मुट्ठी पर लपेटकर चेहरा पोंछ लिया। जल कुकड़ी रेशमे, खटमल के बिस्तर पर सोने वाली जल कुकड़ी जो मेरे कमरे से जलती है, सड़ती है, सीख कबाब बनती है। वो मज़े से लहरा लहरा के कहती, सर झटक के पलट गई। इसी लम्हे इबादा उठ गई। उसने स्टेथोस्कोप गर्दन में पहना, फिर ओवरऑल उठाया। तुम एक नंबर की बेशर्म हो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तो रेशम ने उस पर झपटने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की वजह से कर नहीं पाई और पैर पटकती रह गई। जा रहा है? रोशाने ने उसे उठता देखकर पूछा। जी जाना होगा, घोड़े इंतजार कर रहे हैं। उनको मेरी बेहद ज़रूरत है, उसने मुस्कुरा के कहा। इसी असना नज़र गुल पर पड़ी, जो माली लड़के के सर पर खड़ी उसको तनकीदी नज़रों से देख रही थी। उसका अंदाज उस्ताद वाला था। खाना खराबा, पहले गधों के बाल काटते थे तुमको पौधे काटना नहीं आता। गुल ने कोहनी उठा के बेचारे लड़के की कमर में ठोंक दी। वो फर्श पे झटका झटका खा के गिर गया। रोशाने ने सुकून का सांस लिया। अच्छा हुआ। गुल ने बचे हुए सेब का टुकड़ा गेंद की तरह लॉन से बाहर उछाल दिया, फिर होंठ हाथ की पुश्त से साफ किए और नीचे लड़के के पास पंजों के बल बैठी। मासूम से सुर्ख लड़के ने गाल पे हाथ रखा हुआ था। तुमको काम सिखा के भेजा गया है या फिर किसी ने कहा था कि गुले लाला से सीख लेना? बाजी कर तो रहा था, लड़के ने होंठ लटकाए। करना नहीं होता, ये पौधे हैं, तुम्हारे बाल नहीं, जो जानवरों की तरह उखाड़ रहा है, इडियट। वो खड़ी हो गई। मैं तुमको बताती हूँ कि पौधे की काट काट छांट कैसे करते हैं। उसने आस्तीन फोल्ड की और आस्तीन आंचल के कोनों को पीछे से उठा के कंधों के आगे से गुजार के गिरा लगा दी। पौधे को काटने के लिए पहले उसके जाविये लेने पड़ते हैं, हजाम की तरह। वो तुम्हारे सारे बाल नहीं काटता, वो एक तरीके से तुम्हारे बालों को कंघी में पकड़ के थोड़े थोड़े सिरे काटता है। इसलिए काटने से पहले देखो कि पौधे की कौन सी शाखें बाहर निकल रही हैं और कौन सी बाहर निकल के पौधे को खराब कर रही हैं। जैसे इसको देखो। उसने एक पौधे की शाखें दरमियान में से दाएं बाएं खींची। अंदर गहरे सब्ज रंग के पत्ते हैं, इन पत्तों तक काटना है पौधा, समझे? उसने झुक के मोटी और भद्दी कैंची उठाई। कैंची की नोक जमीन की तरफ करके पौधा काटना शुरू करना है। तुमने नाई की तरह सीधी पकड़ी हुई थी, जाहिल। गुल ने किसी तजुर्बेकार माली की तरह कैंची से पौधे को काटना शुरू किया। इबादा सीने पे हाथ बांध के उसको दिलचस्पी से देख रही थी। गुल ने पहले पौधे की ऊपरी सतह को बराबर में काट दिया, यूं कि वो किसी मेज की तरह चौकोर हो गया। फिर कैंची का रुख जमीन की तरफ करके खुद पौधे के बिल्कुल ऊपर हो गई और यूं जाविया सजाया कि बाहर निकलने वाली टहनियां और पत्ते उसे अच्छी तरह नजर आने लगे। अब वो कमाल महारत से टहनियां काट रही थी और पौधा अपनी शक्ल में वापस जा रहा था। उसने 10 मिनट में सारा काम कर दिया। पौधे को चौकोर शक्ल में तब्दील करके वो आगे आई। ये लो, और ऐसे करते हैं कटिंग। उसने कैंची लॉन में फेंकी और बेतरतीब सांसों को बहाल करते हुए पेशानी से पसीना अंगूठे से साफ किया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। लड़के ने होंठ लटका के कैंची उठाई। आई बड़ी बॉटनिस्ट, मुझे सिखाएगी? समझती क्या है खुद को? वेल डन, तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो। इबादा ने ताली बजाते हुए उसे पूरे खुलूस से सराहा। तुमने मेरे बाकी टैलेंट भी देखे हैं क्या? गुल ने शो हो के पूछा। नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हें सब आता है। गुल ने मेज पे पड़े जग जग से गिलास में पानी भरा और कुर्सी खींच के बैठ गई।
इबादा पलट के उसको देखने लगी। गुल ने चंद घूंट भरे, फिर चेहरा घुमा के उसको देखा। मेरा एक असूल है, सुनना चाहेंगी? क्यों नहीं, जरूर। आपको एक चीज के बारे में सब कुछ आना चाहिए और हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ आना चाहिए। इबादा चौंकी। ये तो कोट है। थॉमस 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 होजले का। ट्राई टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग इज अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। हाँ, सही कहा। इबादा मुस्कुराई। अस्तबल जा रही हो? गुल ने उसकी तैयारी देखी। लड़का वापस पौधे काटने लग चुका था। चलो, बेस्ट ऑफ लक। अंगूठा उठा के खुलूस से पूछा। थैंक्स यू। वो तायरी अंदाज में सर को खाम देती आगे बढ़ गई। वो मुनीब खान के साथ अस्तबल आई थी। आजकल वही उसको पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहा था। 2 दिन पहले उसे घोड़ों को टीके लगाए थे। सिम आने के बाद वो वक्फे वक्फे से महाबत खान को फ़ोन करके घोड़ों की सूरत हाल मालूम कर रही थी। अगर घोड़ों को लेमिनस होता तो इन इंजेक्शंस से अब तक कोई ना कोई बेहतरी सामने आ चुकी होती। वो काफ़ी पुरअसर टीके थे, लेकिन बदकिस्मती से उसे अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनी थी। मतला अबर आलूद था। आसमान पर दूधिया बादल छाए हुए थे। अपने बैग को खुद घसीटती वो मुतलका कमरे में आ गई। आज अस्तबल में लड़के नहीं नजर आ रहे थे। इक्का दुक्का मुलाजिम थे जो अपने कामों में जुटे हुए थे। वो जब जब यहाँ आती थी, महाबत खान किसी फर्माबरदार मुलाजिम की तरह उसके साथ होता था। महाबत खान को घोड़ों से बेइंतहा उनसियत थी। वो एक लम्हे के लिए भी घोड़ों को अकेला नहीं छोड़ता था। मगर आज वो इस कमरे में अकेली थी। उसने बैग नीचे रखा और ओवरऑल की आस्तीनें फोल्ड की। उसने जिन 2 घोड़ों को टीके लगाए हुए थे वो नीम मुर्दा पोजीशन में लेटे हुए थे। उसने फिर से सारा चेकअप किया। जहाँ टीके लगाए वहां भी सेंसेशन चेक की। घोड़ों को जरा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आज फिर घोड़ों को नहलाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो होज लगाने के लिए उठती, वो ठिठक गई। उसने तारिक सर को भी सारी मालूमात पहुंचा दी थी। तारिक सर ने लाहौर के मशहूर वेट्स पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी बनाई थी। उसी पर ये मामला ज़ेर गौर चल रहा था। क्या पता अब तक उन्होंने कुछ मालूम कर लिया हो। वो सोचते हुए खड़ी हुई, जेब से फ़ोन निकाला, खिड़की तक आई और तारिक सर का नंबर मिला दिया। घंटियां जा रही थीं। वो अपने ऑफिस में लैपटॉप के आगे बैठे हुए थे। उनकी कॉफ़ी का कप साथ पड़ा था, जिससे हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। मालूम होता था वो कुछ देर पहले ऑफिस आए थे। उनके दाएं तरफ खिड़की के पर्दे हटे हुए थे। बाहर मरकजी इमारतें नजर आ रही थीं। थोड़ी देर बाद उनका साइड पे रखा फोन थरथराया। लैपटॉप छोड़कर उन्होंने फोन उठाया, फिर कदरे पीछे हुए। हेलो मिस सलीम, क्या हाल है? उन्होंने बशाशत से पूछा। मैं ठीक हूँ सर, वो मुस्कुराई। पेशेंट कैसे हैं? वही हालत है, लेमिनस के इंजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आजुर्दगी से बोली। ओह! उनकी ताज्जुब भरी आवाज़ आई। आप बताएं सर, कमेटी किस नतीजे पर पहुंची है या नहीं? वो तज़बज़ब से पूछने लगी। मैदान के ऐन ऊपर बादल आ गए थे। इस तरफ छाया सी पड़ने लगी थी। मिस सलीम, आपने जो-जो अलामात बताईं और जो मालूमात फ़राहम की, उनको देखते हुए हमने एक डिडक्शन मुशाहिदे से हासिल होने वाला नतीजा की है। क्या सर? वो बेताबी से पूछने लगी। मैं जो कुछ आपसे पूछूं, आप मुझे बताएं, फिर मैं डिटेक्शन बताता हूँ। तारिक ने लैपटॉप की कीपैड पर कुछ टाइप किया। स्क्रीन पर एक बड़ी सी फाइल खुली। वो स्क्रॉल करते हुए नीचे आए। इस फाइल में घोड़ों की मुख्तलिफ बीमारियों की इलामात और सूरत हाल लिखी हुई थी। जी सर। वो खिड़की से हटते हुए घोड़ों के पास आ गई। तारिक सर ने दराज से डायरी निकाली, होल्डर से पेन उठाया, फिर फोन कान और कंधे के दरमियान पकड़ लिया और डायरी का सफ़ेद सफ़ा खोला। मिस सलीम, कंडीशन क्या है? नो मूवमेंट, नो पावर। सेंसेशन है क्या? दर्द वर्द महसूस हो रहा है उनको या नहीं? वो नोट्स ले रहे थे। सर, सेंसेशन है, दर्द फील कर सकते हैं और रिएक्शन भी शो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से रिएक्ट नहीं कर पाते। ऐसा लगता है जैसे जिस्म में रिस्पॉन्स की जान ना हो, लेकिन फीलिंग हो। वो नाखून घोड़े की जिल्द में चिबो रही थी। घोड़े की आंख में रद्द अमल नजर आ रहा था। यानी पेन फीलिंग है? यस सर। खाने की सूरत हाल क्या है? वो लैपटॉप पर नजर डाल रहे थे। सर, खाना चबा नहीं सकते, दांतों की मूवमेंट नहीं है, लेकिन ये इनको स्टोमिक फीडिंग करा रहे हैं थ्रू होल, सुराख के जरिए, जिसकी वजह से घोड़े अभी तक जिंदा हैं। उसने नरमी से घोड़े का सर सहलाया। लेमिनस थी। नो सर, टांगों में सेंसेशन है और कोई जोड़ जोड़ हटा हुआ नहीं है, सब ठीक है। एक्वेन लेमिनाइट लाइनेस लाइन लाइटिस। नो सर। होफ वॉल खुर ठीक है। ईपीएम। नो सर, रिस्पॉन्स नहीं है तो ईपीएम भी नहीं हो सकता। उसने कतई अंदाज में तरदीद की। वो खड़े नहीं हो सकते। सेंसेशन है, फीलिंग नहीं, रिएक्शन नहीं, मगर सांस ले रहे हैं।
وہ لیپ ٹاپ سے ڈیڈکشن کو پڑھ رہے تھے. اٹس لائک لو بلڈ پریشر پیشنٹ، کم فشار خون والے پیشنٹ مریض کی طرح جو اٹھنے کی کوشش کرتا ہے مگر چکرا کر گر جاتا ہے. جی سر. طارق پیچھے ہو گئے اور پین انگلیوں میں گھمانے لگے. یہ چیک کریں کہ گھوڑوں کو جس دن سے یہ بیماری ہوئی ہے اس دن زیادہ دوڑایا تو نہیں کیا تھا. کبھی کبھار ضرورت سے زیادہ دوڑانے سے مصنوعی طور پر گھوڑے اپنا توازن کھو دیتے ہیں. سر وہ صرف چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، پھر گھوڑے دوڑنے لگتے ہیں. ان کو مہینہ ہو چکا ہے. یہ مصنوعی نہیں، دائمی مرض ہے. ابھی بھی آپ کو نہیں پتا چلا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑی شفافی سے پوچھا. نو سر، اس نے صاف صاف کہا. مجھے لگا تھا میں نے ایک ہونہار ویٹ کو وہاں بھیجا ہے. آپ نے مجھے مایوس کر دیا. انہوں نے شرارت سے کافی کا کپ اٹھا کے لبوں سے لگایا. دوسری طرف ابالا کا چہرہ بجھ گیا. میں پتہ کرتی ہوں سر، وہ مسمسی آواز میں بولی. ضرورت نہیں ہے مس سلیم اپنی انرجی ضائع کرنے کی، ہم نے اخذ کر لیا ہے. انہوں نے گہری سانس نکالتے ہوئے کپ میز پر رکھا. کیا سر؟ وہ بے قراری سے بولی. مس سلیم، آپ کے مریضوں کو سیلیبرل اٹیز اٹیزیا ہوا ہے. واٹ؟ اس کے دل پہ گھونسا پڑا. نہیں سر، سیلیبرل اٹیزیا نہیں ہے. اس نے بے دردی سے تردید کی. مس سلیم یہ ہے، انہوں نے دھون سے کہا. وہ تیزی سے گھوڑے کے منہ کی طرف بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا جیسے بائے بائے کرتے ہیں. گھوڑا ہنوز اسی پوزیشن میں تھا. اس نے پلکیں نہیں ہلائی تھیں. پلکیں ساکت تھیں، بالکل پتھر جیسی. وہ ایک ایک کر کے سارے گھوڑوں کے پاس گئی اور یہی کیا. سارے گھوڑوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا. وہ بے یقینی سے کھڑی ہوئی. سر اٹس امپاسبل، اس نے بے اختیار سرنفی میں ہلایا. ایک ساتھ 6 گھوڑوں کا دماغ ڈیمیج نہیں ہو سکتا. نو ناٹ پاسبل. ویل مس سلیم، کمیٹی کے 4 لوگوں نے اپروول دیا ہے. میرا نہیں خیال اس میں کوئی شک ہوگا. سر اٹیزیا کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ وہ دبے دبے لہجے میں برہم ہوئی. اٹیزیا کے ممکنات میں کیا کیا شامل ہے مس سلیم؟ اس نے وائوا لینے والے ٹیچر کی طرح ٹھنڈا سوال کیا. انفیکشن، نیوٹریشن کی کمی، بھاری دھاتوں سے سامنا، ہسٹیریا، زہر وغیرہ. بیکٹیریا بھی تو ہوتا ہے. وہ نرمی سے مسکرائے. بیکٹیریا؟ وہ ٹھٹک گئی. چونکہ چترال پہاڑی علاقہ ہے تو ممکن ہے کہ جانور تالاب، چشموں یا جھرنوں سے پانی پیتے ہوں. بعض اوقات پانی میں کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ان کی ناک کے ذریعے دماغ میں داخل ہو جاتے ہیں اور اٹیزیا کر دیتے ہیں. کیا پتا آپ کے پانی میں ایسے جمز ہوں یا پھر چارے وغیرہ میں، ہے نا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ تشخیص کرا لیں، ہم نے صرف ڈیڈکشن کی ہے. آپ ہائپوتھیسس بنا کر تجربہ کریں، آپ کے سامنے سب آ جائے گا. بلڈ ٹیسٹ رپورٹس میں تو ایسا کچھ نہیں آیا. آپ ایم آر آئی کرا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. انہوں نے کافی کا کپ پھر سے اٹھایا. ایم آر آئی؟ وہ آہستہ سے بڑبڑائی. انہوں نے کرایا تو نہیں ہے. میرے پاس جو رپورٹس تھیں ان میں نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں کرایا. آپ ان سے اجازت لے لیں اور ایم آر آئی کے لیے گھوڑوں کو پشاور روانہ کر دیں. وہاں ان کے ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے اور ان کا علاج بھی شروع ہو جائے گا. انہوں نے چائے کا کپ واپس رکھتے ہوئے کہا. جی سر. اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا. اسے فوراً ایکشن لینا چاہیے. سیلیبرل اٹیزیا دماغ کو کھانے والی بیماری تھی. اگر کچھ عرصہ گھوڑے اسی طرح پڑے رہے تو ممکن تھا کہ ان کی جان چلی جاتی. اور جیسے کہ سر نے بتایا کہ پانی یا چارے میں بیکٹیریا ہو سکتے ہیں تو اسے بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے. اس تالاب سے اور بھی گھوڑے پانی پی رہے تھے، ان کو بھی کچھ ہو سکتا تھا. اس نے فون کی فیڈ نکالی. اس کے پاس صرف غازان کا نمبر تھا. سم ڈالنے کے بعد سب سے پہلے اسی کا میسج ملا تھا. اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے جلدی سے اس کا نمبر ملایا. وہ دریائے چترال کے کنارے ساتھ ساتھ کھڑے تھے. ان کے آگے دریائے چترال کا ٹھنڈا پانی گزر رہا تھا. پانی اس قدر شفاف تھا کہ دریا کی تہہ میں موجود پتھر اور چھوٹی جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں. اس سمت وہ سست روی سے بہتا تھا. اس کا شور ہلکی ہلکی موسیقی کی طرح سنائی دے رہا تھا. پیچھے کچی سڑک پہ غازان کی گاڑی کھڑی تھی. اس نے نیلی پینٹ پہ سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی. سر پہ پکول چترالی ٹوپی تھی جس میں مور پنکھ لگا ہوا تھا. وہ آستین کونیوں تک موڑے عبادہ کی بات غور سے سن رہا تھا. دریا کے کنارے لگے درختوں کا سایہ پانی میں گر رہا تھا. پیچھے کھیت میں جن میں غالباً کوئی فصل لگی ہوئی تھی وہاں عورتیں اور مرد نیری دھوپ میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اس کا مطلب 6 گھوڑوں کے دماغ کے شریانوں میں کوئی مسئلہ ہے. اس نے ٹھوڑی سہلاتے ہوئے پرسوچ انداز میں سر ہلایا. انگلی میں سیاہ رنگ کی جیر والی انگوٹھی چمک رہی تھی. اٹیزیا اسی کو کہتے ہیں، لیکن میں سر کی بات تب تک اپروو نہیں کر سکتی جب تک میرے پاس ٹیسٹ رپورٹس نہ ہوں. سائنس میں کوئی بھی بیماری کھوجنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. پرابلم، آبزرویشن، ڈیڈکشن، ہائپوتھیسس، ایکسپیریمنٹس اینڈ ریزلٹس.
उन्होंने मुझे डिडक्शन भेजा है। आगे हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट पे मुझे खुद काम करना है और ये तभी मुमकिन है जब मैं टेस्ट कराऊंगी। वो गहरी सांस लेते हुए बोली। मगर आप अनकरीब बीमारी तक तक पहुंच गई हैं? उसने कुछ सोच के सर हिलाया। कह सकते हैं, उसने शाने उचकाए। आई एम इम्प्रेस्ड मिस सलीम। एक हफ्ते में आपने बीमारी का पता करा लिया और हम एक महीने से बिला वजह हवार हो रहे थे। हमें आपको पहले बुला लेना चाहिए था। वो दिल से बोला तो इबादा मुस्कुराई। यकदम उसे कुछ याद आया। एक मिनट। उसने सीने पे हाथ बांधते हुए पेशानी पर बल डाले और तेवरा के गाजान को देखा। आपके ये पिछले जितने भी डॉक्टर्स आए, उन्होंने एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन के लिए आपको ये नहीं कहा कि घोड़ों को अस्पताल लेकर जाना होगा? क्या मतलब? वो ठिठक गया। आपके उन डॉक्टरों ने घोड़ों के सिर्फ ब्लड सीमेन की रिपोर्ट्स ली हैं, उनके यूरिन, फॉसल और जुबान की तशखीस की है। उसके अलावा दिमाग, चारे, पानी, किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं कराया। वो लोग इतने सीरियस मसले की रिपोर्ट्स देने की बजाय हथियार फेंक कर फरार हो गए और आप लोगों ने भी नहीं पूछा। बस एक के बाद एक डॉक्टर को ला रहे हैं। बंदा कम से कम ये तो पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं, आपकी सोच क्या कहती है, वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, आप लोग भी हाँ के साथ हाँक गए। वो बरहमी से कह रही थी। हमें क्या पता इबादा, उन्होंने जो सीमेन लेबॉर्ट्री ले जाने का कहा, हम ले गए और रिपोर्ट्स उन तक पहुंचाई। रिपोर्ट्स देखने के बाद वो ये कहते हुए चले गए कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। वो तेजी से कहने लगा। कहाँ से पकड़ के लाए थे उनको? उसने होंठ भींचे। मैं लाया था। मैंने उनका डेटा, डिग्रियां और तजुर्बा देखा था। तो उन तजुर्बेकार और मायानाज डॉक्टरों ने अस्पताल का मशवरा क्यों नहीं दिया? उसने बुरी तरह टोंट किया। उन्होंने कहा कि घोड़े मरने वाले हैं। और आपने यकीन कर लिया? वो सदमे से बोली। गाज़ान ने बेचारगी से सर हिलाया। गाज़ान, इंसान की आखिरी सांस चल रही हो तो लोग अस्पताल की उम्मीद करते हैं। आप लोगों के मरीज पिछले एक माह से यहाँ पड़े हैं। खुद आप लोगों के दिमाग में भी ये ख्याल नहीं आया? कितने बड़े बड़े अस्पताल हैं जहाँ बाकायदा ये सारे टेस्ट होते हैं। जानवरों को इंतहाई निगहदाश्त दी जाती है, उनको एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमारे अपने अस्पताल में ये सब है। अगर वो ज़रा सी उम्मीद दिलाते तो हम क्यों नहीं लेकर जाते? ये तो मैं हूँ जो ये सोचकर डॉक्टर बदल रहा हूँ कि क्या पता किसी को बीमारी समझ आ जाए। वरना जहाँ हम दर्जन-दर्जन डॉक्टर ला रहे हैं, वहीं हम अस्पताल भी लेकर जा सकते थे। वो धौंस से कहने लगा। ठीक है फिर, उसने गर्दन अकड़ा ली। मैं 2 दिन में घोड़ों को पेशावर लेकर जाऊँगी, आप इंतज़ामात कर दें। ठीक है, मैं खान जी से इजाज़त लेता हूँ। वो पुरअज़्म लहजे में बोला। उसने सर को खम दिया। पीछे खेतों में लोग इसी तरह काम कर रहे थे। दरिया धीमे-धीमे बह रहा था। हवेली की सड़क पे गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। बल्ती कबीले का काफिला पहुंच गया था। ऊपर तक गाड़ियां ही गाड़ियां थी, शोर ही शोर था। गाड़ियों की छतों पे लोग चढ़े हुए थे, डेकों में गाने गूंज रहे थे। आसमान में फुलझड़ियां जल रही थी। शू ठा ठा और आसमान कई चमकते रंगों से उठता। सारे में चीखों, सीटियों और तालियों का शोर गूंज रहा था। वो अस्तबल से हवेली जा रही थी। उसे लगा वो किसी बारात के साथ आई है। मुनीब खान का शीशा खुला हुआ था। सारा शोर वहीं से आ रहा था। हवेली की चोटी पे गाड़ी चढ़ते वक्त कई बार रुकी। वो गाड़ी की पुश्त से सर टिकाए, आंखें मूंदे उस थकावट को दूर करने की कोशिश कर रही थी जो सारा दिन दिन घोड़ों को नहलाते धुलाते चढ़ी थी। उसके सर में बेआरामी की वजह से हल्का हल्का दर्द हो रहा था। उसका स्टेथोस्कोप और ओवरऑल एक तरफ सीट पर पड़े हुए थे। मुनीब खान ड्राइविंग सीट पर विराजमान किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। खान, बहुत रश है, आप जल्दी-जल्दी इन गाड़ियों को हटाओ ताकि मैं आऊँ। इस तरह तो मैं नहीं आ सकेगा। वो बेज़ारी से कह रहा था। उसकी गाड़ी रींग रही थी। वो पिछले कई सालों से उस शोर को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। मुनीब, क्या कर रहे हैं ये लोग? बिलाखिर वो झुंझला के बोली। शोर से उसका सर मज़ीद फटा जा रहा था। जश्न कर रहे हैं ये लोग मादाम, हमारी हवेली में 18 साल बाद जो आ रहे हैं। क्यों 18 साल से ये सड़क बन रही थी? वो जल के बोली। नहीं मादाम, इनके साथ हमारा दुश्मनी चल रहा था। अब चित्राल पे हमला करने आए हैं क्या? नहीं मादाम, यूसुफ खान की कोशिशों से दुश्मनी खत्म हो गया है। ये लोग उसी का जश्न मना रहे हैं। बल्कि जश्न वाले और अपनी रिवायत को मनाने और बरकरार रखने वाले जिंदा दिल लोग थे। उनका रिवायती रक्स, उनका अंदाज, उनके रीत रस्मों का यही तो मौका था। वो अपनी गाड़ियों में गिलगित के मुख्तलिफ गांवों से यहाँ आए थे, सिर्फ इसलिए कि उनके साथ शहदूर में शामिल हो सकें।
وہ مہمان تھے اور یہ میزبان، اور مہمانوں کا استقبال کیسے کرنا ہے، انہیں پروٹوکول کیسے دینا ہے، ان کی خاطر مدارات اور ان کی نازبرداریاں کیسے اٹھانی ہیں، اس سے چترالی بخوبی واقف تھے۔ عبادہ کو وہ تیاریاں کبھی نظر نہیں آئی تھیں جو اندر ہی اندر ہو رہی تھیں۔ اسے وہ نظر آ رہا تھا جو دکھائی دے رہا تھا، اور ہم صرف وہ دیکھ سکتے ہیں جو نظر آتا ہے۔ ہم کب تک پہنچیں گے منیب خان؟ اس نے جھنجھلا کے پوچھا۔ مادام سب سے آخری گاڑی ہماری ہے، خود سوچ لو۔ منیب خان نے ناک سے مکھی جھٹکی، اس نے بے اختیار سر سیٹ پہ پھینک دیا۔ 1 گھنٹے بعد منیب خان نے گاڑی حویلی کی پارکنگ میں کھڑی کی تو وہ سو رہی تھی۔ مادام، اس نے بیک ویو میں دیکھ کے اسے پکارا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ منیب خان بیلٹ ہٹا کے باہر نکلا اور اس کا دروازہ کھولا۔ مادام اٹھیں، وہ اونچی آواز میں بولا۔ اس کو اس کا کوئی خان بلا رہا تھا، اسے جلدی تھی۔ پارکنگ ایریا کافی بڑا تھا، وہاں وقفے وقفے سے گاڑیاں رک رہی تھیں۔ ایک طرف مردوں کا ٹولہ سا تھا، دوسری طرف جہاں سے حویلی کے زنان خانے جاتے تھے وہاں عورتوں کا جمع غفیر لگا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کسی ٹورنامنٹ میں آئے ہیں۔ عبادہ کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ مادام، اب کی بار منیب خان نے سر اندر کر کے آواز دی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ اعصاب ایک لمحے کے لیے چکرا گئے۔ منیب خان گاڑی کا دروازہ پکڑے منتظر سا کھڑا تھا۔ اس نے کئی بار پلکیں جھپکیں، کچی نیند جانے نہیں دے رہی تھی۔ مادام اٹھیں، ہم پہنچ گئے ہیں۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اپنے اعصاب بحال کرنے کی کوشش کی۔ نیند ٹوٹنے سے سر میں ناقابل برداشت درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ منیب خان نے اس کا سامان باہر نکالا تو وہ بھی باہر آ گئی۔ اوور آل بازو پہ تھا اور اسٹیتھوسکوپ ہاتھ میں۔ آنکھیں نیند کی وجہ سے گلابی ہو رہی تھیں۔ منیب خان اس کا سامان ہاتھ میں اٹھا کے آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی بوجھل سے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ یہاں بے حد رش تھا، کچھ جا رہے تھے، کچھ آ رہے تھے۔ جیسے بارات جاتے وقت پارکنگ ایریا میں ہوتا ہے ویسا ہی۔ حویلی کی اس سمت کو برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ سرخ پتھر کی اس حویلی کی رونق کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ آسمان میں ہنوز فائر ورک ہو رہا تھا، چمکتی روشنیاں کئی پیغام لا رہی تھیں۔ وہ آگے جا رہی تھی جب چلتے چلتے یکدم رک گئی۔ ڈھول کی دھن پہ کئی پیر تھرک رہے تھے۔ لڑکوں کا حریف گروہ جو گول گول گھوم کے ناچتا ہے جیسے پشتو ڈانس ہو رہا تھا۔ ڈھول اور باجے والے بھی آئے تھے۔ نوجوان لڑکوں کے سروں پہ گلگتی پر والی ٹوپیاں تھیں۔ انہوں نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ یہ گلابی سفید سی عوام تھی جن کے گالوں میں سرخی دیکھ کے ان کا فشار خون کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ڈھول والا درمیان میں تھا، وہ اس کے گرد اپنے مقامی رقص میں گول گول گھوم رہے تھے۔ ڈھول کی تھاپ اور ان کے پیروں کی تھرک کا انداز ایک جیسا تھا۔ منیب خان آگے نکل گیا تھا جبکہ وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے فون نکال کے کیمرہ آن کیا اور ویڈیو بنانے لگی۔ نیند کب آنکھوں سے چھٹ گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ پارکنگ ایریا بڑا تھا، یہ لڑکے گول دائرے میں وقفے وقفے سے کھڑے ہو کے رقص کر رہے تھے۔ تماشائیوں کی بھیڑ ارد گرد جمع ہو گئی تھی۔ کچھ ایسے لڑکے بھی تھے جن کو اس رش میں نمائندگی دی گئی تھی۔ وہ سب تقریباً ایک ہی قد اور جسامت کے مالک تھے، اور پانچوں کے پانچوں نے سفید شلوار قمیضوں کے اوپر سیاہ ویسٹ کوٹ اور سر پہ گلگتی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں۔ وہ حریف نہیں کر رہے تھے، وہ مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں وہ عین اس گروہ کے سامنے کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہی تھی۔ گلگت زبان میں چلتے گانے کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن دھن اتنی مزیدار تھی کہ وہ اس میں محو ہو گئی۔ آس پاس سے بالکل بیگانہ کہ لوگ اسے کتنی تنفر سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا لباس ایسا بھی چست نہیں تھا، لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے یہ چیز کسی عجوبے کے طور پر کام کر رہی تھی۔ بیشتر اسے ٹورسٹ سمجھ رہے تھے، لیکن اس کا اوور آل اور اسٹیٹوسکوپ کام بگاڑ رہا تھا۔ اسی اثنا میں کچھ چترالی اور کچھ گلگتی لڑکے میدان میں آ گئے، یوں کہ وہ عبادہ کے اطراف سے گزر کے آگے چلے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف اور رائفلیں تھیں۔ ایک لمحے کے لیے عبادہ کی سانس رک گئی۔ کیا وہ لوگ فائرنگ کرنے والے تھے؟ عبادہ سے تھوڑا دور وہ ڈھول والے کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اپنے کلاشنکوف اور رائفلوں کے منہ آسمان کی طرف کر دیے۔ عبادہ نے ایک قدم پیچھے لیا، اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دفتن فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی، ایسی تڑتڑاہٹ جیسے اسٹیل کی پلیٹ پر ژالہ باری برس رہی ہو۔ ٹخ ٹخ، اس نے کئی قدم پیچھے لیے، یہاں تک کہ وہ ایک گاڑی کی پشت سے جا لگی۔ کلاشنکوفوں کے منہوں سے آگ نکلتی اور ایک دھواں خارج ہوتا۔ اس کے خام کارتوسوں کے ٹکڑے دھڑ گر رہے تھے۔ وہاں ایک عجیب سا جنگ کا ماحول بن گیا تھا۔ آسمان پھلجھڑیوں سے جگمگا رہا تھا، زمین گولیوں سے، اور عین درمیان ڈھول کی تھاپ پہ گولیوں کی پرواہ کیے بغیر ان نوجوان لڑکوں کے پیر اور ہاتھ رقص کر رہے تھے۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ وہاں بچے بھی موجود تھے۔ اگر گولی کسی کو لگ جائے تو؟ اوپر جانے والی گولیاں کشش ثقل کے باعث نیچے بھی تو آتی ہیں۔ یا خدا! اس نے ہراساں نظروں سے یہاں وہاں دیکھا۔ کیا ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا؟
ان کو کوئی منع کرے، یہ خطرناک تھا، یہ جان لیوا تھا۔ اس نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ گولیاں اسی طرح چل رہی تھیں، کارتوسوں کے ٹکڑے ہنوز گر رہے تھے۔ عبادہ، یہ کوئی آشنا آواز تھی۔ اس نے بے پناہ شور میں یہاں وہاں دیکھا۔ سامنے سے غازان چلا آ رہا تھا۔ اس کے سر پہ گلگتی ٹوپی تھی اور کندھوں پہ چادر، یقیناً کسی نے مروت سے پہنائی ہوگی۔ اس کے قریب آ کے وہ رک گیا۔ وہ بری طرح بوکھلائی ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ زنان خانے جائیں، ان کے شوق میں آپ کو کچھ ہو جائے گا، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ اور یہ بچے، ان کا کیا؟ پلیز غازان، یہ روکو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فائرنگ از ناٹ سیلیبریشن، فائرنگ جشن منانا نہیں ہے، وہ حواس باختہ انداز میں بولی۔ گولیوں کے شور میں اس کی ضعیف آواز کھو گئی۔ میں روکتا ہوں، آپ یہاں سے جائیں اور بچوں کی فکر نہ کریں، میں انہیں ہٹا لوں گا۔ وہ کمال ظرفی سے کہتا ایک طرف ہو گیا۔ عبادہ تیزی سے وہاں سے نکلی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اس لان میں اتر گئی جہاں سے آگے زنان خانہ شروع ہوتا تھا۔ غازان فائرنگ کرنے والوں کو نہیں روک سکتا تھا، وہ رسم تھی، ریت تھی، وہ انہیں روکتا تو وہیں پہ جنگ کی کتھا کھل جاتی، لیکن بچوں کو وہاں سے ہٹا سکتا تھا۔ اس نے چترالی اور گلگتی بچوں کے ٹولوں کو وہاں سے مردان خانے میں بھیج دیا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس طرف آئی تھی جہاں یہاں خاموشی تھی، عورتیں اندر جا چکی تھیں۔ یہ حویلی کی پچھلی سمت ہونے کی وجہ سے اتنی نہیں سجائی گئی تھی جتنی کہ اگلی سمت۔ البتہ راستے کے کناروں پر رنگ برنگے بلبوں کے دیے ضرور رکھے گئے تھے۔ یہاں مردانہ آوازوں اور ڈھول کی تھاپ کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خرامہ خرامہ حویلی کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور ابھی تک کچھ عورتیں دروازے میں ہی کھڑی تھیں، وہ بھی اندر نہیں گئی تھیں۔ وہ چل کے ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ عورتوں کے استقبال کے لیے حویلی کی خواتین آگے آتے ہوئے ان کے گلے مل رہی تھیں، اور یہ ایسی گرم جوشی تھی جو عبادہ نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ ہر چترالی عورت، ہر گلگتی عورت سے گلے لگنے میں پہل کر رہی تھی۔ لڑکیاں پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہی تھیں، سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ کچھ دیر بعد سب حویلی کے اندر آ گئیں اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ صحن عورتوں اور لڑکیوں سے بھر گیا تھا۔ گلگت اور چترال کی ثقافت کا اس سے زیادہ خوبصورت رنگ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گلگت کی خواتین کے لیے صحن میں بیٹھنے کے لیے تختوں پر نرم گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے جن پر بیشتر خواتین بیٹھ چکی تھیں۔ لڑکیاں راہداری کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھیں جہاں جہاں وقفے وقفے سے رنگ برنگ کشن رکھے ہوئے تھے تاکہ مہمان خواتین وہاں بیٹھ سکیں۔ اس نے آج سے پہلے یہ کشن وہاں نہیں دیکھے تھے۔ فوارہ کی منڈیر کے گرد دیے رکھے ہوئے تھے اور پانی کے اندر گلاب اور زعفران کی پتیاں تیر رہی تھیں۔ وہ یہاں سے سیدھا کمرے میں جانا چاہتی تھی لیکن راستہ بری طرح بلاک تھا۔ صحن میں ایک شاہی کرسی رکھی گئی تھی جہاں بی جان براجمان تھیں۔ گلگت کی خواتین ان کے پاس جا رہی تھیں۔ وہ جھک کے سلام کرتیں اور ان کے ہاتھوں کی پشت چومتیں۔ بی جان ان کے کندھے اور ماتھے کو چوم کر دعا دیتیں۔ اتنا ادب، اتنا احترام، کیا کمال روایت تھی۔ عبادہ بھی ایک ستون سے کندھا جوڑے ہاتھ سینے پہ باندھے ان کو دیکھے گئی۔ یہاں کی عورتیں اپنے بڑوں کی بہت عزت کرتی تھیں۔ ایک ماں بھی کوئی بڑا ہوتا تو اس کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایسے اخلاق اس نے شہر والوں میں کم ہی دیکھے تھے۔ بالغ بچیاں اپنی چترالی سہیلیوں سے جا ملی تھیں۔ وہ کونے خدروں میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ گلگت کا روایتی لباس چترال سے زیادہ الگ نہیں تھا، مگر گلگت والوں کے لباس میں سفید رنگ اور چاندی کے زیورات کی نمائش قدرے زیادہ تھی۔ ان میں بیشتر خواتین نے سفید فراکیں پہن رکھی تھیں۔ ان کے سروں پہ ایسی ٹوپیاں تھیں جن سے چاندی کی ماتھا پٹیاں لٹک رہی تھیں۔ انہوں نے انہی ٹوپیوں پہ دوپٹے پہن رکھے تھے۔ چترال کی خواتین کالاش کے علاوہ سر پہ محض دوپٹہ جماتی تھی، ٹوپی کم تر ہی نظر آتی۔ وہ مسکرا کے سب کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نظر کسی پہ جم گئی، وہ ایک خاتون تھی جو سیاہ فراک اور سرخ آنچل میں ملبوس تھی۔ ان کے پر سرخ ٹوپی تھی اور سیاہ چاندی کی ماتھا پٹی ان کے ماتھے پر سجی ہوئی تھی۔ ان کے کانوں سے بڑے بڑے آویزے لٹک رہے تھے۔ وہ گول چہرے کی سفید سی خاتون تھی۔ ان کی عمر موٹی چچی کے لگ بھگ ہوگی، لیکن چچی موٹی تھیں جبکہ یہ دبلی پتلی اور اونچی تھیں۔ ان کی گردن اتنی سراہی دار تھی اور زرد لائٹ میں ایسے چمک رہی تھی کہ بے ساختہ عبادہ کے منہ سے واؤ نکلا۔ کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اپنے سفید ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں پر مہندی لگا رکھی تھی جو اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ عبادہ مبہوت ہو کے دیکھ رہی تھی۔ ان کی گردن میں پھولوں کا ہار تھا، وہی ہار جسے صبح کچھ خواتین بنا رہی تھیں۔ وہ بھی جان کے ساتھ شاہی کرسی پر براجمان تھیں اور ان کی شان میں ایسی ٹھاٹھ تھی جو عبادہ نے کسی میں نہیں دیکھی تھی۔ گل کہاں تھی؟ وہ عجوبہ کدھر تھا؟ اس نے چونک کے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ گل کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور یقیناً وہ یہاں نہیں تھی کیونکہ وہ غازی کا پھٹا ہوا ڈھول تھا۔
بلند آواز، اس کی آواز تو باہر سے آتی پٹاخوں اور پھلجھڑیوں سے بھی اونچی تھی۔ وہ یہاں ہوتی تو اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلاتی۔ پل بھر میں سب اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اور سارا شور اور ہنگامہ تھم گیا۔ ریشم اور دیگر لڑکیاں ٹرے میں گلاس بھر بھر کے مہمان خواتین کو پیش کر رہی تھیں۔ ماحول ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا، سب ہنس رہی تھیں۔ ریشم کے چہرے پر ایک پیاری سی بڑی سی مسکراہٹ تھی، وہ مہمانوں کی خاطر تواضع میں لگی ہوئی تھی۔ ریشم ایک گلاس اس کے لیے لائی۔ یہ لو، اس نے ٹرے سے گلاس اٹھا کے اس کی طرف بڑھایا۔ دودھ اور زعفران کا شربت ہے، موڈ اچھا ہو جائے گا۔ ریشم نے آنکھ کا کونا دبا کر کہا اور چلی گئی۔ موڈ؟ تو کیا اس کا موڈ خراب تھا؟ واقعی؟ وہ سیدھی ہو گئی۔ گلاس اس کے ہاتھ میں تھا، سفید دودھیا محلول جس میں سرخ رنگ کے دھاگے تیر رہے تھے، جھلملا رہا تھا۔ اس کا موڈ آف ہی تو تھا، لیکن وہ جبرن مسکرائی اور گلاس لبوں سے جوڑ دیا۔ وہ اتنا ذائقے دار اور ٹھنڈا تھا کہ اس کے دل میں رویدگی اتر گئی۔ ریشم نے صحیح کہا تھا، موڈ پہ اثر پڑا تھا۔ اس نے گلاس لیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ راستہ صاف ہو گیا تھا کیونکہ بیشتر خواتین بیٹھک میں چلی گئی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے تھکاوٹ سے چور قدم لیتی کمرے میں آ گئی۔ یہاں اس کی پہلی نظر گل پر پڑی۔ وہ بالکنی میں تھی، اس نے روایتی کپڑے نہیں پہنے تھے۔ آج وہ کھلی شلوار قمیض میں ملبوس تھی، اس کا دوپٹہ بیڈ پہ پڑا تھا۔ وہ گوتم بدھ کے انداز میں جھولے پر بیٹھی، ران پر بڑا سا کیرم بورڈ کی طرح تختہ رکھے پین ہاتھ میں پکڑے اس پر کچھ بنا رہی تھی۔ عبادہ نے ادھ پیے شربت کا گلاس میز پہ رکھا، اوور آل اور اسٹیتھوسکوپ صوفے پہ پھینکا عادتاً، اور باہر آ گئی۔ اس نے ہاتھ پشت پہ باندھ کے گردن کچھوے کی طرح اٹھائی اور بورڈ پہ جھانکا۔ گل کسی کا چہرہ بنا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے تمکنت سے پوچھا۔ گل نے آہستہ سے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ٹھنڈا تاثر تھا، یخ، سرد، بے رحم۔ نہایت ہی آہستہ سے بورڈ کو عبادہ کی طرف موڑا۔ پائروگرافی؟ اچھا، وہ خوشگوار حیرت سے کہتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گل واپس کام میں جت گئی تھی۔ پائروگرافی لکڑی کو جلاتے ہوئے مختلف نقش و نگار بنانے کا ایک فن ہے۔ لکڑی کو جلانے کے لیے پین کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں مختلف نبیں لگتی ہیں۔ اس کا پلگ ساکٹ سے جوڑ کر اس کی نب کو گرم کیا جاتا ہے، بالکل استری کی طرح، اور جب نب گرم ہو جاتی ہے تو بورڈ پہ پینسل سے بنائے ہوئے نقوش کو داغا جاتا ہے جس سے وہ نقش ادھر ثبت ہو جاتا ہے۔ نائس، وہ متاثر کن انداز میں بولی۔ حویلی کی ساری لکڑیوں پر تم نے نقش بنائے ہیں؟ اس نے سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا رنگ تھا۔ وہ کام میں محو تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا وہ دل سے نہیں، کسی خیال کو بھگانے کے لیے یہ کر رہی ہو۔ اس کے پین کی نب پینسل سے بنے نقش پر پڑتے ہوئے کپ کپا رہی تھی۔ بلتی مہمان آ گئے ہیں، باخدا اتنی ڈھیر سارے لوگ آئے ہیں، مجھے لگا جیسے کوئی لشکر ہے جو حویلی پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہمارے لاہور میں اتنے لوگ بارات پر بھی نہیں ہوتے جتنے یہاں صرف شندور دیکھنے آئے ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ یو نو واٹ گل، میں نے پہلی بار اتنی ساری عورتیں مقامی لباس میں دیکھی ہیں۔ چترال ورسز گلگت، سفید ورسز سرخ، وہ ہاتھوں پر تول رہی تھی۔ قبیلہ ورسز قبیلہ، مرد ورسز مرد اور خواتین ورسز خواتین، ہے نا امیزنگ؟ وہ پھر ہنکاری۔ عبادہ ٹھٹکی۔ اس نے ذرا فکر سے گل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا گل، سب ٹھیک ہے؟ ہاں، اس نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ سب ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ محتاط سا، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ عبادہ نے کوریدا نہیں، ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں ذرا چینج کر لوں، تھک گئی ہوں، پھر ویسے بھی کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے اور مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اٹھ گئی۔ گل نے کچھ نہیں کہا، وہ اندر چلی گئی، لیکن جانے سے پہلے اسے پلٹ کے گل کو دیکھا جس کے ہاتھوں میں بدستور کپاہٹ تھی۔